नमस्कार, क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ मेरे दोनों सहयोगी शरद दुबे और अभिषेक सत्यव्रतम थोड़ी देर में जुड़ेंगे। शरद है हमारे साथ और बड़ी टाइट रेंज में शरद बाजार में आज कामकाज देखने को मिला है और इनफैक्ट काफी वॉलेटिलिटी है, कंसोलिडेशन का फेज कहें, सपाट कामकाज। और इस सपाट कामकाज में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? आखिरकार इतना फ्लैट ट्रेंड क्यों नजर आ रहा है? मिड कैप जो कल चल रहे थे आज क्यों नहीं चल पा रहे? इन सारे सवालों के जवाब लेने की कोशिश होगी आने वाले 1.5 घंटे में। तो चलिए क्लोजिंग कॉल की शुरुआत करते हैं इस वक्त की कैनरा बैंक न्यूज हेडलाइंस के साथ। बाजार में उतार चढ़ाव के साथ कारोबार। निफ्टी 25,550 के पास सपाट, वहीं निफ्टी बैंक 150 अंकों की तेजी के साथ 57,450 के पास। ग्लोबल बाजारों से भी सुस्ती के संकेत। डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स करीब 50 अंक लुढ़के तो यूरोपीय बाजार भी लाल निशान में खुले। डिफेंस शेयरों में मजबूती। 2.5% की तेजी के साथ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने छुआ नया शिखर। भारत डायनेमिक्स, मैसगांव डॉक, HAL भी 1 से 2% मजबूत। नुवामा की खरीदारी की रेटिंग से रिलायंस में 2% से ज्यादा की तेजी। नुवामा ने लक्ष्य 1708 रुपए से बढ़ाकर 1801 रुपए किया। कारोबार में रीस्ट्रक्चरिंग की खबर से अपोलो हॉस्पिटल करीब 3% की तेजी के साथ निफ्टी का टॉप गेनर बना। फार्मेसी और डिजिटल हेल्थ यूनिट्स अलग होंगे। नई कंपनी न्यू को अगले 18 से 21 महीने में लिस्ट होगी। जून महीने में ऑटो बिक्री के मिले जुले आंकड़े। M&M की बिक्री 14% बढ़ी, वही ट्रैक्टर बिक्री अनुमान से बेहतर। वही आयशर मोटर्स की बात करें तो एक्सपोर्ट 79% बढ़ा। बजाज ऑटो के कमजोर प्रदर्शन। तो सुस्त लिस्टिंग के बाद रेमंड रियल्टी में लगा 5% का लोअर सर्किट। तो कलपात्रू की लिस्टिंग भी रही ठंडी। तो SME IPO एब्राम फूड्स, AJC ज्वेल, श्री हरि कृष्णा स्पॉन्ज और आइकॉन फैसिलिटेटर्स की लिस्टिंग भी रही सुस्त। चारों SME IPO पर मार्केट एक्सपर्ट ने दी थी अवॉइड की राय। आज बंद होंगे SME IPOs। नीतू योशी और एड काउंटी मीडिया। मार्केट एक्सपर्ट की दोनों ही IPO में कॉशियस रहने की सलाह। 3 SME IPOs वंदन फूड्स, मार्क लॉयर और सेडार टेक्सटाइल का आज दूसरा दिन। मार्केट एक्सपर्ट की तीनों ही IPOs में अवॉइड की सलाह। नमस्कार, क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक और मेरे साथ है मेरे सहयोगी मानसी दवे और शरद दुबे हमारे साथ हैं। आज सुबह से ही बाजार एक रेंज में है। महीने का पहला दिन है, जुलाई के आज से शुरुआत हुई है और अब कहीं ना कहीं बाजार आगे फोकस करेगा अर्निंग सीजन पर। 10 तारीख से नतीजों की शुरुआत हो जाएगी और सबसे पहले बाजार का लीडर TCS अपने नतीजे पेश करेगा। तो अब बाकी ट्रिगर कहीं ना कहीं पीछे छूट रहे हैं और बाजार अब आगे देख रहा है और आगे देखते हुए बाजार थोड़ा सा वेट इन वॉच के मूड में है, क्योंकि कल की गिरावट के बाद आज लगातार दूसरे दिन कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है। बहुत मुश्किल 100 अंकों की रेंज आज निफ्टी की रही है। हालांकि निफ्टी बैंक में लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी की कोशिश हुई है, लेकिन जो रेंज है वो काफी ज्यादा डिफाइंड है आज के सत्र में भी। तो आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? क्या बेहतर यह है कि स्टॉक स्पेसिफिक हो जाए बाजार में, इंडेक्स को छोड़ के स्टॉक्स पर फोकस करें, क्योंकि ये ऑटो के नंबर्स आ रहे हैं और आगे न्यूज का ट्रिगर भी है ढेर सारा। तो ये सब कुछ जानेंगे और अगले 1.5 घंटे आपकी पक्की वाली प्लानिंग हम करवाएंगे। क्लोजिंग कॉल में अपने गेस्ट को जोड़ेंगे, आपके लिए ट्रेड लेकर आएंगे, वायदा बाजार की रणनीति होगी, बहुत कुछ होगा। फटाफट देख लेते हैं एक झलक की क्या कुछ होगा। तो एफएनओ मार्केट का चेक 2:05 पर हम लेंगे। एफएनओ की स्ट्रेटजी आपको बताएंगे और बताएंगे कि रेंज क्यों आज इतनी सीमित है। क्लोजिंग ट्रेड्स होंगे 2:10 पर। ऑप्शंस के चैंपियन 2:40 पर। 3 बजे होगा मार्केट एट 3, यानी कि बाजार का लेखा जोखा अब तक का 3 बजे तक का। और 3:10 पर BTST या फिर STBT के ट्रेड्स होंगे और 3:20 पर इवेंट्स टू वॉच। तो पूरा का पूरा शो है काफी ज्यादा एक्शन पैक्ड। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं बाजार की जो प्रमुख हाईलाइट्स हैं, यानी कि बड़ी बातों के साथ। तो बाजार में आज एक छोटे रेंज में उतार चढ़ाव हो रहा है और निफ्टी है 25,550 के पास।
25,500 नीचे नहीं टूटा, 25,600 ऊपर पार नहीं हुआ। ये 100 अंकों की आज रेंज साफ तौर पर दिख रही है। निफ्टी बैंक की बात करें तो इस वक्त 100 अंकों के आसपास की तेजी है, 57,450 के आसपास आपको निफ्टी बैंक दिखेगा। 150 अंकों की तेजी हो गई है और लोअर लेवल से करीब करीब 300 अंकों के आसपास की रिकवरी आज निफ्टी बैंक में हो रही है। लेकिन 7 दिनों की तेजी के बाद मिड कैप और स्मॉल कैप वाले जो शेयर हैं वहां पर थोड़ा सा प्रेशर है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी हम देख रहे हैं कि मंदी के खिलाड़ियों के पक्ष में है। करीब 1500 शेयर इस वक्त गिरावट के साथ कारोबार करेंगे और 1200 शेयरों में इस वक्त तेजी आपको दिखेगी। डिफेंस शेयरों में हालांकि दम दिख रहा है। बीएल के शेयर ने आज नया शिखर छुआ है क्योंकि एक बढ़िया ऑर्डर की खबर निकल के आई थी 550 करोड़ रुपए के आसपास की। तो बीएल लगातार ये चल रहा है, 435 रुपए तक ये शेयर गया था आज इंट्राडे में। लेकिन जून महीने में जो ऑटो बिक्री के आंकड़े रहे हैं वो रहे हैं मिले जुले। एमएनएम की बिक्री 14% बढ़ी है। ट्रैक्टर बिक्री अनुमान से बेहतर रही है जैसी कि उम्मीद थी। वहीं आयशर मोटर्स के एक्सपोर्ट की बात करें तो 79% बढ़ा है, लेकिन बजाज ऑटो का जो प्रदर्शन रहा है वो रहा है कमजोर। तो ना सिर्फ मिक्स्ड आपको ये ऑटो के बिक्री के आंकड़े दिखेंगे बल्कि बाजार की भी स्थिति आज आपको वही दिखाई देगी। जी बिल्कुल आप देखा जाए तो ये स्टॉक पिकर्स मार्केट हो चुका है। मानसी यहाँ पे जो है ऑफ कोर्स देखा जाए तो इंडेक्स स्ट्रैटेजीज पे तो ज़्यादा टेक्निकल एनालिस्ट भी कुछ कॉल्स नहीं दे रहे, वेट एंड वॉच का जो है नज़रिया बन रहा है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक बहुत मूव्स हो रहे हैं, कुछ सेक्टर स्पेसिफिक भी मूव्स हो रहे हैं। ज़रा बताइए कहाँ कहाँ जो लग रहा है आपको एक्शन देखने मिल रहा है, क्योंकि यही एक न्यूज़ फ्लो है आज। एब्सोल्युटली, और ये आपने सही कहा शरद, इंडेक्स भले ही परफॉर्म ना कर रहे हो लेकिन स्टॉक वाइज सेक्टर वाइज मार्केट में एक्शन काफी सारा है। और इस बीच ऑटो बिक्री के आंकड़े भी एक एक कर आ रहे हैं। जैसे जैसे ऑटो सेल्स के नंबर्स आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पर हम लगातार फ्लैश भी कर रहे हैं। टाटा मोटर्स के जून में कुल बिक्री के आंकड़े 12% में कटौती यहाँ पर होती हुई दिखी है। सालाना आधार पर ये आंकड़े आपके सामने हम रख रहे हैं। 65,000 के करीब के यूनिट की सेल्स जून के ऑटो सेल्स में टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल में 15% की कटौती होती हुई दिखी है। इनफैक्ट हमारी तरफ से जो अनुमान थे उसमें भी हमने आपको कहा था कि ट्रैक्टर की बिक्री जो है सीजनलिटी फैक्टर के लिहाज से इस वक्त अच्छी देखने को मिलेगी, लेकिन पैसेंजर व्हीकल सेल्स जो है उसमें एक असर इंपैक्ट आता हुआ देखने को मिलेगा। नेगेटिव डाउन ट्रेंड्स हो सकता है सेल्स के फ्रंट पर देखने को मिले। और वही कुछ टाटा मोटर्स की बिक्री के आंकड़ों में भी देखने को मिला है। सुबह स्कॉट्स के नंबर्स अच्छे आए थे और उसका एक इंपैक्ट जरूर था, लेकिन ट्रैक्टर बिक्री में महिंद्रा एंड महिंद्रा स्कॉट्स पर नजर है। इसके अलावा टाटा मोटर्स की अगर बात करें यहाँ पर 15% की कटौती आप देख रहे हैं और इसी का एक असर है। करीब 0.5% to 1% डाउन ट्रेंड्स के साथ इस वक्त कामकाज देखने को मिला है। आपकी स्क्रीन पर आप बजिंग स्टॉक्स अब देख रहे हैं। रीस्ट्रक्चरिंग की घोषणा की है गैब्रियल इंडिया ने और इसी के चलते स्टॉक में हम 20% की अपर सर्किट देख रहे हैं, अच्छा खासा एक्शन। और ये रीस्ट्रक्चरिंग की घोषणा के बाद एक न्यूज फ्लो डेवलप होता हुआ दरअसल कंपनी AIPL का ऑटो बिजनेस गैब्रियल इंडिया में डीमर्ज किया जाएगा, ये खबर आती हुई देखने को मिली है और इसका असर है जो कि हरे निशान के साथ स्टॉक में 842 के स्तर पर कामकाज करता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल, आज सुबह से ही हम आपको बता रहे हैं कि अपोलो हॉस्पिटल जो अपने बिजनेस डेवलपमेंट प्लान्स बनाकर चल रही है, डिजिटल और फार्मेसी बिजनेस को 18 से 21 महीने में लिस्ट करने की योजना बना रही है। ये सारी चीजें हैं जो कि स्टॉक को काफी हद तक तेजी प्रदान करेगी और बाजार खुलने से पहले इसे हमने हमारे स्टॉक्स एंड न्यूज की लिस्ट में भी ऐड किया था। इस वक्त अगर आप देखेंगे करीब 3.25% के गेंस के साथ ये स्टॉक जो है ट्रेड करता हुआ। और फार्मा और डिजिटल को अलग करने की योजना, अपने बिजनेस डेवलपमेंट की योजना बनाकर कंपनी चल रही है। बिग बॉय रिलायंस अच्छी खासी तेजी और तेजी के पीछे की वजह है न्यूवामा की पॉजिटिव रिपोर्ट। एक रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय तो थी ही बरकरार रखी है और टारगेट्स जो हैं जहां 1708 के टारगेट्स पहले बता रहे थे, अब न्यूवामा ही मानकर चल रहे हैं कि 1800 के पार के लेवल्स भी 1801 टू बी प्रिसाइज, ये लेवल्स भी रिलायंस में नजर आ सकते हैं। इसी के चलते 2% की तेजी के साथ मेजर कंट्रीब्यूशन आज के सत्र में बाजार में आज सुबह से इनफैक्ट हम देख रहे हैं कि रिलायंस काफी हद तक सपोर्ट कर रहा है। 1530 के लेवल्स पर ये ट्रेड करता हुआ और इस रिपोर्ट की अगर माने तो आने वाले दिनों में 1800 तक भी ये जा सकता है। इसके अलावा डिक्सन टेक्नोलॉजीज का स्टॉक आज सुबह हमने आपको मार्केट्स जब खुले तब टच बेस किया था, स्टॉक को बताया भी था कि लगातार जो तेजी की चाल पकड़ता है वो स्टॉक आज कमजोरी देख रहा है। इसके पीछे एक रिपोर्ट है IDFC फर्स्ट बैंक पर भी जो ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स आ रही है उसका असर बिल्कुल देखने को मिल रहा है इस वक्त स्टॉक प्राइसेस में। इन्वेस्टेक की खरीदारी की राय IDFC फर्स्ट बैंक पर है, 77 के लेवल्स पर 6% की तेजी पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है क्योंकि ये रेटिंग जो है इसमें खरीदारी की राय दी है और टारगेट्स बनाए हैं, बढ़ाए हैं। 65 के टारगेट्स पहले थे, 77 पर ऑलरेडी ये स्टॉक है और इन्वेस्टेक की रिपोर्ट का भी मानना है कि 90 तक भी IDFC फर्स्ट बैंक का काउंटर जो है वो पहुंच सकता है। इसके चलते पॉजिटिव न्यूज फ्लो, पॉजिटिव रिपोर्ट जिसका असर 6% के गेंस के साथ
डिक्सन में मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है, इक्वल वेट से घटाकर अंडरवेट रेटिंग की है लेकिन लक्ष्य बढ़ा दिए हैं। तो इसका इंपैक्ट आप देखेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजी के स्टॉक प्राइस में 8696 से टारगेट्स को बढ़ाकर 11563 किया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिफेंस का खेमा आज अच्छा एक्शन दिखा रहा है और बीएल के चार्ट करीब 528 करोड़ के नए ऑर्डर्स कंपनी को मिलते हुए दिखे हैं। 3% की तेजी आज इनफैक्ट डिफेंस और शिप बिल्डिंग प्लेयर्स हैं जो कि काफी हद तक बाजार को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं, या यूं कह सकते हैं कि शिप बिल्डिंग स्पेस ने तो कमबैक भी किया है। गार्डन रीच शिप बिल्डर, कोचिन शिपयार्ड, ये सारे स्टॉक्स बाजार खुलने के साथ अच्छी मजबूती के साथ ट्रेंड कर रहे थे और अब बीएल को भी इसमें ऐड कर रहे हैं हम। इनफैक्ट इस पर खबर का असर करीब 3% की तेजी पर। लेकिन चलिए, ये तो सारे बजिंग स्टॉक्स हो गए, लेकिन इंडेक्स पर रणनीति आज के लिए क्या होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी टाइट रेंज में जैसे हम आपको बता रहे हैं आज बाजार ट्रेंड करते हुए निफ्टी बैंक निफ्टी तो ठीक है, हम देख रहे थे कल के सत्र में भी कंसोलिडेशन था, लेकिन आज तो ब्रॉडर मार्केट्स भी आज बाजार को सपोर्ट नहीं कर पा रहे। कल मिड कैप इंडेक्स में जबरदस्त तेजी थी, लेकिन आज अगर आप देखेंगे ब्रॉडर मार्केट्स में भी बिकवाली का दबाव। 25,550 के भी नीचे अभिषेक इस वक्त निफ्टी ब्रॉडर मार्केट से भी बिल्कुल सपोर्ट इस वक्त नहीं है और कंसोलिडेशन निफ्टी और बैंक निफ्टी बेंचमार्क्स में भी इस वक्त नजर आ रहा है। मानसी, काफ़ी अच्छी तेज़ी हो चुकी थी बाजार में और देखिए कंसोलिडेशन साफ दिख रहा है और हमने देखा था कि मतलब जो ये जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स चल रहे थे तो बाजार गिरे नहीं थे, एक रेंज से नहीं निकल पा रहे थे लेकिन गिरे नहीं थे। और उसके बाद जो ही वो कंसर्न्स छटे बाजार ने अपनी रफ्तार पकड़ी है और कल जाके हमने पॉज देखा और आज माहौल कुछ वैसा ही थोड़ा लैकलशर है कि 25,000 के बेस पर अगर आप निफ्टी की रेंज देखेंगे तो 100 अंकों की रेंज है। 25,505 ये नीचे का स्तर है, 25,592 ये ऊपर का स्तर है। तो रफली 90-95 अंकों की रेंज में आज निफ्टी ने कारोबार किया है और ऐसा लग रहा है कि बाजार अब वेट एंड वॉच के मूड में है और नए ट्रिगर्स का इंतजार है। अर्निंग सीजन से पहले शायद इसी तरह का माहौल हम थोड़ा सा देखें, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा। अदरवाइज एक कंसोलिडेशन वाला फेज बाजार में साफ तौर पर दिख रहा है। रिलायंस ने थोड़ा सहारा दिया है बाजार को, अदरवाइज ये 23 अंकों के जो गेंस आप देख रहे हैं शायद ये नहीं होते। रिलायंस करीब 2% ऊपर है, जैसा कि बता रहे थे कि ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट के चलते सहारा मिला है रिलायंस के शेयर को और 2% ऊपर कारोबार कर रहा है। रियल एस्टेट, पावर, ये कुछ और सेगमेंट है जहां पर आज कमजोरी है। आईटी और कंजम्पशन इन्होंने दबाव बनाने का काम किया। बैंकिंग का सपोर्ट है नहीं, बैंकिंग की भी अगर बात करें तो 350 अंकों के आसपास की रेंज निफ्टी बैंक की रही है और निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी मिड कैप की जो 7 दिनों की जो रैली चल रही थी वो आज थम गई है। तो साफ तौर पर दिख रहा है लेवल्स में कोई बदलाव नहीं है। सुबह जो लेवल्स बताए थे बाजार ने कमोबेश उसी को रेस्पेक्ट किया है और निफ्टी के लिए जो सपोर्ट का लेवल अभी भी मैं कहूंगा कि 25,400 का है, इसके नीचे टूटने की संभावना काफी कम दिख रही है। रेजिस्टेंस की जो रेंज हमने सुबह बताई थी 25,600 से लेकर 25,700, आज वही 25,600 के आसपास जाकर निफ्टी ठिठका है। तो रेंज काफी डिफाइंड है, बट ये है कि बाजार वीक नहीं है। यहां से ऐसा नहीं कि कोई शॉर्ट करने के मौके यहां से ट्रिगर होते हुए दिख रहे हैं, वो भी दूर है। बाजार चला है तो थोड़ा थमा है। 800-900 पॉइंट की रैली हमने बहुत ही तेज रफ्तार से आते हुए देखी थी निफ्टी में, तो एक कंसोलिडेशन का फेज है। निफ्टी बैंक की अगर हम सपोर्ट की बात करें तो जो सपोर्ट हमने सुबह बताया था कि 57,000 का सपोर्ट है, बिल्कुल आज हमने देखा कि वो रेस्पेक्ट भी हुआ है। 57,150 तक निफ्टी बैंक गया, फिर वहां से रिकवरी की कोशिश हुई है। 57,500 के ऊपर आके कारोबार कर रहा है। तो रेजिस्टेंस वही है यहां से 58,000 का, उसके पहले कोई खास रेजिस्टेंस निफ्टी बैंक में दिख नहीं रहा है। और निफ्टी बैंक में भी गिरावट अगर आए तो फिर खरीदारी करने की सलाह है और यही सलाह निफ्टी के लिए भी है। शॉर्ट करने का ये बाजार अभी नहीं है, ऐसा कोई ट्रिगर नहीं है, कोई ऐसी वीकनेस के साइंस नहीं है, कोई ऐसी वीकनेस के ट्रिगर्स नहीं है, ना तो ग्लोबली ना तो फिर लोकली। चीज़ें ठीक है, बस ये है कि बाजार अब आगे नए ट्रिगर्स की तलाश करता हुआ दिख रहा है और वो ट्रिगर, जो बड़ा ट्रिगर आएगा वो निश्चित तौर पर अपने अर्निंग सीजन से आएगा, जो यहाँ से बमुश्किल 7 या 8 ट्रेडिंग सत्र यहाँ से अब दूर रह गया है। तो कंसोलिडेशन का बाजार है और एक रेंज में मूव होते हुए देख रहे हैं। कंसोलिडेशन का बाजार और बड़ी रेंज में कामकाज आज के सत्र में इस वक्त देखने को मिला है। लेकिन इस बीच सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल पर भी एक नजर होनी चाहिए। मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ कोर्स रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, अपोलो हॉस्पिटल, कोटक बैंक और इन्फोसिस की तरफ से है, लेकिन सेक्टर वाइज अगर आप देखेंगे कल जिन सेक्टर्स में हम मजबूती देख रहे थे वो सेक्टर्स से भी गेंस आज फिजल आउट हुए हैं। मेटल्स की शाइन अब भी बरकरार है, भले थोड़ी सी सही, लेकिन मेटल्स हैं जो कि इस वक्त सपोर्ट देने का काम जरूर कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे
पीएसयू बैंक का खेमा लगातार दूसरा सेशन है जबकि इम्पैक्ट दिखा रहा है। उसके अलावा हर सेक्टर, हर पॉकेट में, लगभग सारे सेक्टर्स में बिकवाली, कमजोरी का दौर इस वक्त देखने को मिला है। हमारे साथ मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल रुचित जैन जुड़ गए हैं। चलिए उनके पास चलते हैं और उनसे समझते हैं कि मार्केट को इस वक्त वो किस तरह से रीड कर रहे हैं। और लक्ष्मीकांत शुक्ला भी हमारे साथ, और साथ साथ लगातार जून ऑटो सेल्स के नंबर्स आपके स्क्रीन पर आप फ्लैश होते देख रहे हैं, और अशोक लेलैंड के नंबर्स भी आए हैं। लक्ष्मीकांत जी, रुचित जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। रुचित, क्लोजिंग ट्रेड से शुरुआत करते हैं। कैसे देख रहे हैं मार्केट की इस चाल को आप, और आपकी तरफ से स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस? जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वेल, ओवरऑल द मार्केट का ट्रेंड अभी भी तेजी का ही है। ऐसे कोई भी साइंस नहीं है कि मार्केट्स यहाँ पे बहुत टॉप बना के कुछ ट्रेंड रिवर्सल के संकेत रहेंगे। हम देख रहे हैं कि पिछले 2 दिनों से इंडेक्स एक रेंज बाउंड रहा है, यानी जो ओवरबॉट सेटअप्स है वो कंसोलिडेशन के थ्रू कूल ऑफ हो रहे हैं। बट लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में एक्शन अभी भी पॉजिटिव है। सो एक बाय एंड डिप का मार्केट इंडेक्स के लिए कंटिन्यूड है। 25,400 के आसपास फिलहाल शॉर्ट टर्म का एकदम एक अच्छा सपोर्ट है, 400 से 350 की रेंज में। और हमें लग रहा है कि स्लो एंड ग्रेजुअल अपमूव मार्केट्स में रहेगा, और ऊपर आप 25,600 से 25,700 के शॉर्ट टर्म के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे लीडरशिप थोड़ी सी चेंज ये तो हुई नजर आ रही है। पीएसयू बैंक्स कहीं ना कहीं, या मिड साइज बैंक या पीएसयू बैंक्स कहीं ना कहीं एक कैचअप मूव दिखा रहे हैं, क्योंकि ये जो इतनी बड़ी बैंक निफ्टी की तेजी हमने पिछले कुछ महीनों में देखी है, उसमें अब तक पीएसयू बैंकिंग स्पेस का इतना पार्टिसिपेशन नहीं था। सो यहाँ पे लग रहा है कि तो पीएसयू बैंक से कैचअप मूव रहेगा, जहाँ पे रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस शॉर्ट टर्म के लिए रह सकता है, जिसमें पीएनबी खरीदारी की सलाह रहेगी। इवन एसबीआई का चार्ट काफी पॉजिटिव है। पंजाब नेशनल बैंक कल के ट्रेडिंग सेशन में भी काफी अच्छे वॉल्यूम्स हुए थे, आज भी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में फॉलो अप मूव हमने वहां पे देखा है। सो पीएनबी मेरी पहली पिक रहेगी आज खरीदारी के लिए, 109 के स्टॉप लॉस के साथ 120 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। और टाइटन मेरी सेकंड पिक रहेगी, कि जहाँ पे एक ब्रॉडर ट्रेंड काफी स्ट्रॉन्ग रहा है पिछले 1.5-2 महीने का। प्राइस अप मूव्स अच्छे वॉल्यूम्स के साथ सपोर्टिव रहे, जो भी छोटे मोटे करेक्शंस आए, कोई भी वॉल्यूम में सेलिंग नहीं हुई, और अब रिसेंटली ये स्टॉक ने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक किया है। सो यहाँ पे हम एक अच्छा मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो टाइटन एक पिक रहेगा, जहाँ पे खरीदारी की सलाह है 3,600 के नीचे स्टॉप लॉस रख के 3,870 के टारगेट्स के लिए। बिल्कुल, टाइटन पे जो है रुचित की जो है इम्पोर्टेंट राय है। लक्ष्मीकांत जी, आपके कुछ इम्पोर्टेंट टेक्निकल पिक्स लग रहे हैं यहाँ पे, जो आप बताएंगे? ऑफकोर्स यहाँ पे कुछ है आपके पास? गुड आफ्टरनून शरद जी, और मेरे को पैनलिस्ट रुचित जी को मेरा गुड आफ्टरनून। सो हमारे भी 2 पिक है। मेरे ख्याल से एसबीआई के बारे में तो बात कर ली है रुचित जी ने। तो उसमें जो हमारे टारगेट है वो अराउंड 860 के आ रहा है, और 799 का स्टॉप लॉस रखना है। दूसरा जो है आधार आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है। यहाँ पर हमें पिछले से वीकली सेशंस में एक हैमर काइंड ऑफ पैटर्न बनता हुआ दिखा था, और उसके बाद हमें फॉलो थ्रू बाइंग मोमेंटम हमें पिछले 2 दिनों से देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बाइंग का उम्मीद किया जा सकता है। यहाँ पर ये जो स्टॉक है, इसमें जो हायर टॉप हायर बॉटम के रुझान नजर आ रहे हैं, और अभी ये इसने अपने सारी की मूविंग एवरेज को रिक्लेम कर लिया है। तो मुझे लगता है आधार हाउसिंग फाइनेंस में बाइंग करके चलना चाहिए। करंट लेवल अभी इसका 465 है, तो करंट लेवल्स पे बाइंग की जा सकती है। इसमें स्टॉप लॉस रखना है हमें 450 का, और जो हमारे टारगेट निकल कर आ रहे हैं वो निकल कर आ रहे हैं 499 के। और एक और स्टॉक मैं सजेस्ट करना चाहूंगा, वो है पावर सेक्टर से, वो है सीएससी। तो यहाँ पर एक डेली के चार्ट पर मुझे कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अभी स्टॉक 175-176 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडल फॉर्मेशन के साथ में ब्रेकआउट डेली के चार्ट पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि 170 स्टॉप लॉस के साथ, 170 के स्टॉप लॉस के साथ में बाइंग की जा सकती है। अप साइड के जो टारगेट निकल कर आ रहे हैं वो निकल कर आ रहा है 180 के। सीएससी और ऑफ कोर्स जो है हमारा जो दूसरा स्टॉक था उस पर भी फोकस करते जो लक्ष्मीकांत जी ने बताया है। इन दोनों स्टॉक से जो टारगेट प्राइस, जो स्टॉप लॉस जो है आधार हाउसिंग फाइनेंस, इन दोनों के टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस ज़रा एक बार फायर करें तो हमें पता रहेगा कि इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है। टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं इन दोनों स्टॉक्स का। लेकिन अब चलिए, अब रुचित आपसे एक बार बात करना था एफएमसीजी स्पेस को लेके। यहाँ पे सेलिंग जो है ज़्यादा बढ़ चुकी है। ऑफ कोर्स देखा जाए तो एफएमसीजी पैक में अगर बात करें तो यहाँ पे जिस तरह नेस्ले हुआ, यूनाइटेड स्पिरिट्स हुआ, रैडिको हुआ, इमामी हुआ, यहाँ सेलिंग जो है परसिस्टेंट रहा है। मतलब सारे दिन जो है सेलिंग प्रेशर पूरी तरह देखने मिला है। रिकवरी का भी मौका ज़्यादा आया नहीं है।
इस पैक में कोई शॉर्ट्स बन रहे हैं क्या? क्योंकि देखिए अभी भी जो मैक्रो डेटा आ रहा है अभी भी अनसर्टेन है जहाँ तक रूरल रिकवरी की बात हो रही है। ऑफ कोर्स आईएमडी ने जो है कह सकते हैं कि मानसून कवरेज आ गई 8 दिन पहले, लेकिन उसका जो बेनिफिट्स है वो लैग बेनिफिट करके आता है, 1 महीना 2 महीने बाद पता चलता है। और अभी कमेंट्री उतना बढ़िया आया नहीं था Q1 में इन कंपनीज का, FMCG का। तो यहाँ पे जो है आपको टेक्निकली कोई कंपनीज में शॉर्ट्स बनते हुए दिखते हैं कि अभी कंसोलिडेशन फेज में ही रहेंगे ये स्टॉक्स? मोर लग रहा है कि कंसोलिडेशन फेज नियर टर्म में कंटिन्यू रहेगा। अगर आप पिछले 3 महीने में देखें कि जो मार्केट अपमूव आया है अप्रैल के लो से, उसमें एफएमसीजी स्पेस का बिल्कुल भी पार्टिसिपेशन नहीं था। अप्रैल के पहले हफ्ते में फर्स्ट या सेकेंड वीक में निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स लगभग 55,000 54,500 की रेंज में ट्रेड था। और आज भी देखेंगे तो हम जुलाई मंथ की शुरुआत कर चुके हैं और आज भी 55,000 के आसपास ही इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। यानी पिछले 3 महीने में जहाँ पे मार्केट्स ने ऑलमोस्ट सभी के सभी सेक्टर्स ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए, एफएमसीजी स्पेस ने कहाँ पे भी अब तक आउट परफॉर्मेंस या इस तेजी में पार्टिसिपेशन के साइंस नहीं है। शॉर्ट्स की सलाह नहीं है क्योंकि ऐसे कोई बड़ी मंदी के साइंस भी नहीं है, बट लेकिन नो मोर एक टाइम वाइज करेक्शन रहेगा। और नो जब तक रिवर्सल के साइंस नहीं आते तब तक मार्केट के कंपैरेटिवली यस ये स्पेस रिलेटिवली अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू कर सकता है। सो बॉटम फिशिंग मत करिए, बट लेकिन यस आई थिंक बेस्ट है कि एफएमसीजी स्पेस से फिलहाल दूर रहे। कोई ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे इधर साइड पे नहीं बन रही है। एफएमसीजी से दूर रहने की सलाह है आपको। बाकी जगहों पर जहां अपॉर्चुनिटी बनेगी वो आपके लिए हम लेकर आएंगे। लेकिन इस बीच देखिए करूर वैश्य बैंक के Q1 के अपडेट्स आ गए हैं, यानी कि अप्रैल से जून तिमाही के अपडेट आएंगे। कुल डिपॉजिट की बात करें तो 15% डिपॉजिट्स बढ़े हैं इसके, और शेयर में हम देख रहे हैं कि 3% की फिलहाल तेजी पर कारोबार हो रहा है। करूर वैश्य बैंक अगर हम मार्च अप्रैल में शेयर 200 रुपये के भी नीचे था, वहां से बढ़िया पुलबैक की कोशिश है और 276 रुपये का इसका भाव है। डिपॉजिट्स में अच्छी ग्रोथ में देखने को मिली है, 15% की ईयर ऑन ईयर। और बाकी भी आंकड़े हम देखते हैं कि कैसे निकल के आते हैं। एडवांसेस की बात करें, यानी कि जो नए लोन्स जो हैं वो करीब करीब 5.6% बढ़े हैं। तो नंबर्स ये ठीक ठाक दिख रहे हैं। और उसके बाद हमने देखा कि शेयर फिलहाल ये डे हाई पर जाकर कारोबार करता हुआ आपको दिखाई देगा। लक्ष्मीकांत जी, एक बार करूर वैश्य बैंक वैसे तो छोटे साइज का बैंक है, मतलब 20-22 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप इसका होगा, लेकिन ये अपडेट्स अच्छे आए हैं। और आई थिंक कि पहले अपडेट्स आए हैं Q1 के जो हम इस वक्त दिखा रहे हैं। जरा बताइए कि चार्ट कैसा आपको लग रहा है करूर वैश्य बैंक का? इस स्टॉक में पहले ही अच्छे खासे ब्रेकआउट आ चुके हैं। जो ब्रेकआउट था वो 254 255 के ऊपर आया था। देन आफ्टर इसमें फर्दर बाइंग मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। इवन वीकली चार्ट्स पे भी इसने एक हॉरिजॉन्टल लाइन का ब्रेकआउट दिया था, तो उसके बाद हमें यहाँ पे बैक टू बैक बाइंग मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अभी फिलहाल करंट लेवल पे बाइंग रिकमेंड तो नहीं किया जा सकता है क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। अगर यहाँ पर हमें एक डिप आता हुआ दिखाई देता है टुवर्ड दी लेवल्स ऑफ 262 258 के आसपास, तो वहां पर एक रिट्रेसमेंट लेवल है 23.6 का, तो वहां से बाइंग रिकमेंड किया जा सकता है। अभी फिलहाल जिनके पास पहले से है तो वो अराउंड 250 के आसपास का स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। और जब तक इसके ऊपर रहेगा तब तक हमें इसमें बाइंग स्ट्रेंथ देखने को मिल सकता है। इमीडिएट रेजिस्टेंस इसका आता हुआ दिखाई दे रहा है 280 के आसपास। उसको अगर निकालता है देन हमें 290 294 के भी लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो जिनको बाय करना है तो उनको थोड़ा पेशेंस के साथ वेट करना चाहिए। अगर 258 260 के लेवल पे आता है तो देन आफ्टर बाइंग के लिए बढ़ा जा सकता है। 50 के आसपास अगर मिले आपको 250 से 260 की रेंज में, तो आप इसमें फ्रेश बाइंग करें। ब्रेकआउट इसमें ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन यहां से आगे चलने के लिए 280 का एक पड़ाव है, उसको पार कर लेगा तो 290 294 के लेवल का आपको फिर वेट करना पड़ेगा। इस बीच निफ्टी बैंक की तेजी थोड़ी सी तो बढ़ी है, 200 अंकों की तेजी हो गई निफ्टी बैंक में। और लोअर लेवल से अगर आप देखेंगे तो करीब 350 अंकों के आसपास का उछाल है। हालांकि निफ्टी बैंक 25 अंकों की मामूली तेजी के साथ ही कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। रुचि जी, आप अपने जरा शेयर्स बता दीजिए कि आप कहां पर बुलिश हैं और आपने कौन से स्टॉक्स आज सेलेक्ट किए हैं? जी अभिषेक, ये 2 स्टॉक्स नो जो मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया, आई थिंक वही रहेगी कि एक तो पीएनबी है कि जहाँ पे हमें लग रहा है कि ओवरऑल पीएसयू बैंकिंग स्पेस एक तेजी के फेज में रहेगा और जहाँ पे एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस हम नियर टर्म में एक्सपेक्ट करेंगे पीएसयू बैंकिंग खेमे में रहेगा। तो पीएनबी वहाँ पे काफी अच्छा प्राइस वॉल्यूम एक्शन हुआ है। 109 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की सलाह, 120 के टारगेट्स करे। और टाइटन मेरी सेकंड पिक थी कि जहाँ पे हम काफी बुलिश नो प्राइस वॉल्यूम एक्शन हमने पिछले कुछ समय में देखा है। 3600 के नीचे स्टॉप लॉस रखे टाइटन में खरीदारी की सलाह है, 3870 के टारगेट्स के लिए।
870 के टारगेट टाइटन में 3600 का स्टॉप लॉस और पीएनबी है रडार पर रुचित की और पीएनबी में हमने बढ़िया मोमेंटम बिल्ड होते हुए देखा है। पीएनबी के साथ साथ एक बार रुचि जी फिर से जरा चेक करना चाहेंगे आरबीएल बैंक को। आरबीएल बैंक हम देखने की एक दायरे में फंसा हुआ शेयर है, ये 240 रुपए के आसपास जाके ये फंसता था, लेकिन अब ये 260 के आसपास जाके कारोबार कर रहा है और मोमेंटम ठीक दिख रहा है। आरबीएल क्या सलाह होगी आपकी ओर से? पिछले 2-2.5 महीने से हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर ये स्टॉक में बन रहा है और वॉल्यूम्स भी ये प्राइस अप मूव में अच्छे हुए हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये ग्रेजुअली जो इसके प्रीवियस स्विंग है इससे लगभग 270-275 की रेंज में जो एक साल पहले जुलाई 2024 में देखे गए थे जहां पे एक मेजर हर्डल था, वो लेवल्स फिर से टेस्ट कर सकते हैं। तो कोई भी एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। 270 से 275 के शॉर्ट टर्म के टारगेट्स स्टॉक में आ सकते हैं। 270 तक के टारगेट्स भी यहाँ पर एंटिसिपेट किए जा रहे हैं। इनफैक्ट आज दो स्पेसेस है जहाँ से हम परफॉर्मेंस या मूवमेंट मार्केट में टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड देख रहे हैं। एक है पीएसयू बैंक स्पेस और दूसरा है डिफेंस का खेमा। पीएसयू बैंक स्पेस में अगर आप देखेंगे पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी के साथ ऑलमोस्ट डे हाई कुछ स्टॉक्स तो ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। और साथ ही डिफेंस की लिस्ट भी अगर लेकर आएंगे, शिप बिल्डिंग नहीं परफॉर्म करे लेकिन डिफेंस स्टॉक्स में बीईएल, बीडीएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हरे निशान के साथ। बाजार का टेक्सचर भले ही आज हम वॉलेटाइल देख रहे हैं लेकिन ये स्टॉक्स हैं जो कि परफॉर्म कर पा रहे हैं। लक्ष्मीकांत जी, एक तो पीएसयू बैंक स्पेस और दूसरा बिकॉज बैंकिंग पर लगातार हम हमारे एक्सपर्ट्स से उनकी राय ले भी रहे हैं, डिफेंस के प्लेयर्स में आपको कौन सा स्टॉक पसंद आता है? अगर डिफेंस सेक्टर की बात करें, यहाँ पर दो स्टॉक थोड़े बेहतर नजर आ रहे हैं। सबसे पहला है भारत डायनेमिक लिमिटेड। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर है जहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमें फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला है और पिछले 3 सत्र से यहाँ पर बैक टू बैक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि अराउंड 1970 1960 के जोन पर एक बार बाइंग की जा सकती है। उस दौरान हम यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है वो 1900 का सजेस्ट करेंगे और वहां से अगर पुल बैक मूव आता है देन आफ्टर हमें फिर से स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई तक दिखाई दे रहा है, जो कि आते हुए दिखाई दे रहे हैं 2100 लेवल के। तो बीडीएल काफी बेहतर लग रहा है। और वहीं पर अगर हम एचएल को देख रहे हैं तो एचएल में एक कंसोलिडेशन फेज नजर आ रहा है डेली के चार्ट्स पर। तो मुझे लगता है कि एक बार इसमें अगर ब्रेकआउट आता है 20 डीएमए के ऊपर, जो कि 4970 के आसपास, तो मुझे लगता है कि वहां पे एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम ट्रिगर होता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर उसके ऊपर एचएल निकलता है देन हमें 550-400 तक के लेवल्स आने वाले समय में दिखाई देंगे। जो स्टॉप लॉस दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 4800 के आसपास। तो चलिए, और इनफैक्ट डिफेंस की लिस्ट में से लक्ष्मीकांत जी के स्टॉक्स के टारगेट स्टॉप लॉस जो वो बता रहे थे वो भी हम स्क्रीन पर आपके लिए लेकर आए हैं और साथ ही कैंडल्स के जरिए आपको डिफेंस के इनकाउंटर्स का प्रदर्शन भी, परफॉर्मेंस भी दिखा रहे हैं। रिकवरी है बैंक निफ्टी में और करीब 360 अंकों की रिकवरी। बैंक निफ्टी इनफैक्ट दिन के उच्चतम स्तर पर इस वक्त ट्रेड करता हुआ। रिलायंस के चार्ट्स पर भी नज़र होनी चाहिए और रिलायंस में आज जो लेवल्स हम देख रहे हैं, इस तरह के लेवल पिछले साल 1 जुलाई 2024 को नजर आए थे। ऑलमोस्ट 1600 के लेवल्स के आसपास एक बार हमने देखा था स्टॉक को ट्रेंड करते हुए। लास्ट ईयर भी इसी तरह का ट्रेंड नजर आया था इन्हीं महीनों के आसपास, जुलाई से लेकर सितंबर तक। 9 महीने के उच्चतम स्तर पर रिलायंस का स्टॉक जो है ये ट्रेड करता हुआ। लास्ट 52 वीक्स के परफॉर्मेंस इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं 1529 के लेवल्स पर। रुचित, एक टेक आपसे जानना चाहेंगे, इसी तरह के स्तर जो हैं जुलाई से लेकर सितंबर में पिछले साल, उसके बाद ड्यूरिंग द एंटायर देखें अगर टाइम फ्रेम, एक रेंज में ही कामकाज किया और अब वहां से वापस ये स्तरों पर रिलायंस इंडस्ट्रीज, पॉजिटिव रिपोर्ट्स भी है निवामा की और उसमें टारगेट प्राइसेस भी बढ़ाए गए हैं। आपकी राय रिलायंस पर क्या होगी? ये काफी लंबे समय का करेक्टिव फेज ये स्टॉक ने जो रीसेंट लोज पे खत्म किया और अप्रैल की शुरुआत से ही देखेंगे तो स्टॉक में जो प्राइस अप मूव्स रहे वो काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में सपोर्टिव रहे। अभी भी जो भी कंसोलिडेशन आ रहा है उसमें स्टॉक अपने शॉर्ट टर्म के 20 दिन के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है और फिर से अप ट्रेंड का रिज्यूम कर रहा है। सो ये क्लियर साइंस स्ट्रेंथ के। अब पिछला अगर स्विंग हाई रेजिस्टेंस देखें तो वो सीधा 1600 के आसपास बन रहा है। सो यहाँ पे एक ग्रेजुअल अप मूव हमें लग रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में कंटिन्यू होके ये स्टॉक आपको 1600 के आसपास के लेवल्स दिखा सकता है। इस
स्तर हमने देखे थे सितंबर के आसपास, और अब यहाँ से फिर से अगर इसी तरह की चाल पकड़ता है तो 1600 तक के लेवल्स भी नज़र आ सकते हैं रिलायंस के चार्ट्स में आज के सत्र में। और पिछले एक महीने में भी मोमेंटम के साथ कामकाज एक बड़े करेक्शन के फेज के बाद इस स्टॉक में देखने को मिला है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार मार्केट के एक्शन पर बातचीत जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। और बाजार में हम देख रहे हैं कि कंसोलिडेशन का दौर चल रहा है। कोई ज्यादा उत्साह इंडेक्स के लेवल पर आपको दिखेगा नहीं, लेकिन शेयरों में एक्शन भरपूर है। और अगर हम शेयरों में एक्शन की बात करें तो दो स्टॉक आज हमारे फोकस लिस्ट में हैं। एक तो है गैब्रियल, जहां पर 20% का उछाल है, और देखते देखते 600 वाला जो शेयर है 850 रुपए का हो गया गैब्रियल का। रिस्ट्रक्चरिंग उसमें भी हुई है। लेकिन निफ्टी की कंपनी की बात करें तो अपोलो हॉस्पिटल में भी बड़ी रिस्ट्रक्चरिंग होने वाली है और कंपनी ने उसका ऐलान किया है। क्या कुछ होने वाला है, कौन सी कंपनी को अब लिस्ट कराने की योजना है डीमर्ज करके, ये डिटेल लेकर हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। सृष्टि, बताइए, काफी कॉम्प्लेक्स ये रिस्ट्रक्चरिंग लग रही है, जरा इसको सिंप्लीफाई कीजिए। बताइए कौन सी कंपनी अलग होगी और कब तक लिस्टिंग की योजना है? जी हाँ, अपोलो हॉस्पिटल्स ने एक बड़ी रिस्ट्रक्चरिंग का ऐलान किया है, जहां पर उन्होंने शेयर होल्डर्स की वैल्यू अनलॉकिंग के लिए एक कदम ज़रूर उठाया है, जहां पे उन्होंने बोला है कि अपने डिजिटल और फार्मेसी कारोबार को अगले 18 से 21 महीने में कंपनी अलग करके अलग से लिस्ट करने की पूरी तैयारी में है। यहाँ पर जो नई एंटिटी होगी उसमें जो है उनका डिजिटल फार्मेसी बिजनेस तो होगा ही, अपोलो 24/7 और केमिड फार्मेसी चेन, ये सभी जो है इनकी न्यू कंपनी में आते हुए दिखेगा। और साथ ही साथ जो दूसरी बची हुई कंपनी रहेगी उसमें अपोलो हॉस्पिटल्स, जो कि हेल्थ केयर कारोबार में है, वो आते हुए जरूर दिखेगा। अब ये इस पूरी वैल्यू अनलॉकिंग के पीछे का कदम जो कंपनी ने बताया है वो इसलिए है कि दोनों ही कंपनीज में शेयर होल्डर्स की वैल्यू अनलॉक होगी। क्योंकि आप देखिए, अपोलो हॉस्पिटल्स जो कि अभी तक लिस्ट होता था, वहां पे उसके हॉस्पिटल बिजनेस को थोड़ा सा डिस्काउंट जरूर दिया जाता था। अगर हम इसे कंपेयर करें बाकी हॉस्पिटल चेन से, तो वहां पर वो डिस्काउंट अब नहीं रहेगा। साथ ही साथ जो दूसरी एंटिटी आएगी वो एक ओमनी चैनल फार्मेसी डिस्ट्रीब्यूशन और डिजिटल हेल्थ के ऊपर जो है ये पूरी चेन आती हुई दिखेगी। एक नई कंपनी जो फॉर्म होती हुई दिखेगी, जो कि नीश सेगमेंट है। फिलहाल हम भारतीय बाजारों में एक ऐसे सेगमेंट में और ऐसी कैटेगरी में जो है कंपनीज को कम हमने देखा है, जो कि खास तौर से डिजिटल हेल्थ केयर पे फोकस करती हुई नजर आए। अब जो ये नई हेल्थ कंपनी है, यहाँ पर शेयर स्वैप किस तरीके से है, क्या है इसके टारगेट्स, आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो जो नई हेल्थ कंपनी है उसके शेयर होल्डर्स को 195 शेयर्स मिलेंगे अगर आपके पास अपोलो हॉस्पिटल्स के 100 शेयर्स हैं तो ये एक स्वैप रेशियो हो गया। साथ ही साथ ये जो नई हेल्थ कंपनी है जिसमें तमाम कारोबार मिक्स्ड हैं, इसमें अगर आप देखें तो FY25 में 16,300 करोड़ का ये पूरी सभी एंटिटीज ने मिलाकर बिजनेस किया था। अब कंपनी का लक्ष्य उन्होंने तय किया है कि FY27 तक इसको हमें 25,000 करोड़ तक ले जाना है। साथ ही साथ मार्जिन जो कि फिलहाल 3.5% है इस कंबाइंड एंटिटी के, इसको डबल करके 7% पे ले जाने का कंपनी ने लक्ष्य सामने रखा है। तो वो भी एग्रेसिव टारगेट्स जरूर सामने आए हैं। तो ऑल इन ऑल ये डीमर्जर की न्यूज के चलते जो है एक पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिल रहा है। और साथ ही ये जो टारगेट सेट किया है कंपनी ने वो काफी सराहनीय है, काफी एग्रेसिव टारगेट्स हैं, जो कि ऑफ कोर्स शेयर होल्डर्स को भी पसंद आ रहे हैं। ठीक है, फार्मेसी और डिजिटल हेल्थ को अलग करके उनको लिस्ट करने की योजना है। और आज हम देख रहे हैं कि 52 वीक हाई पे ये शेयर ट्रेड कर रहा है और 6,000 रुपए के प्राइसेस थे फरवरी में अपोलो हॉस्पिटल के, वहां से अच्छी रिकवरी हमने शेयर में देखी और आगे भी इनके वैल्यू अनलॉकिंग के प्लान हैं, तो शायद मोमेंटम बना रहे। एक बार इसको जरा समझ लेते हैं कि चार्ट्स कैसे लग रहे हैं, बाकी फंडामेंटली इसको आगे समझने की कोशिश करेंगे अपने फंडामेंटल एक्सपर्ट से। लेकिन लक्ष्मीकांत जी, अपोलो हॉस्पिटल मजबूती तो दिख रही है, ये जो तेजी है आप इसमें शेयर को कहां पर जाता हुआ देख रहे हैं? जी, अभी मेरे 2 से 3 दिनों पहले यहाँ पर हमें ब्रेकआउट देखने को मिले थे और जो इसके एक्सपेक्टेड टारगेट उस ब्रेकआउट के आ रहे थे, मुझे लगता है कि ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं। अभी स्टॉक अपने पिछले स्विंग हाई को रीटेस्ट कर चुका है, जो कि 7,550 के आसपास दिखाई दे रहे हैं।
तो मुझे लगता है कि 755 ही एक इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा। अगर यहाँ पर अभी हमें कंसोलिडेटिव मूव देखने को मिलता है विद द सपोर्ट ऑफ 7350, तो मुझे लगता है कि 7550 के जब भी डिसाइसिव क्लोज होता है ये स्टॉक, इसके प्राइसेस क्लोज होते हैं, तो देन आफ्टर हमें फिर से अच्छी खासी तेजी दिखाई देगी। फिर उसके बाद हमें 8000 तक के लेवल्स अपोलो हॉस्पिटल में देखने को मिल सकते हैं। अपोलो हॉस्पिटल को लेकर ये भी हो गया, लेकिन चलिए आगे बढ़ने से पहले जरा ये समझ लेते हैं कि वायदा बाजार में आज किस तरह की पोजीशन बन रही है, क्योंकि बाजार कंसोलिडेट कर रहा है लगातार दूसरे दिन में, और निफ्टी की रेंज बहुत ही डिफाइंड है, 100 अंकों के आसपास की अभी तक की रेंज रही है। निफ्टी बैंक चूंकि थोड़ा सा शैलो है, 12 शेयरों का इंडेक्स है, तो वहां पर थोड़ी उथल पुथल जरूर हो रही है। वैसे भी मंगलवार जाना जाता है थोड़ी उथल पुथल के लिए बाजार में। लेकिन पुलकित हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुलकित बताइए किस तरह की पोजीशंस बन रही है वायदा बाजार में? जी अभिषेक जी, बाजार में कारोबार बिल्कुल स्क्वीज हो चुका है, वो डेटा भी हमें यही बता रहा है। तो मैं डेटा पढ़ देता हूं तो ताकि दर्शकों को बहुत इजीली समझ आएगा। इंडिया विक्स लगभग 12.57 पे है, कंफर्टेबल, कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। निफ्टी का पुट कॉल रेशो 0.7 पर है, कंफर्टेबल है। अब जो मैं स्क्वीज बोल रहा था वो वाली बात करते हैं। मोस्ट एक्टिव पुट है 25,500, वहाँ पे हो रही है पुट राइटिंग। मोस्ट एक्टिव कॉल है 25,600, वहाँ हो रही है कॉल राइटिंग। मतलब एक तरफ से ऊपर रेजिस्टेंस, नीचे से सपोर्ट, तो ये 100 पॉइंट की रेंज में पूरा का पूरा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट अगेन 25,600, हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट अगेन 25,500। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, पीसीआर 1.09 है, कंफर्टेबल है। हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट और पुट ओपन इंटरेस्ट दोनों का दोनों 56,000 के ऊपर बना हुआ है। बहुत ज़्यादा मूवमेंट दिख नहीं रहा है। एक तरफ अगर कोई रेंज तोड़ेगा तो हो सकता है कि हम एक बड़ा मूव देख सकते हैं। अगर हम एफएनओ बैन की बात कर लें, जो भी सिक्योरिटीज उसमें है, सिर्फ एक शेयर है आरबीएल बैंक, जो अभी एफएनओ बैन में बना हुआ है। तो अभिषेक जी, ये था मोटा मोटा। बाकी कल सुबह देखते हैं कि किस तरह के बदलाव आएंगे, तो फिर हम दर्शकों को ज़रूर बताएंगे। ठीक है, रेंज का ही बाजार है और आज हम रेंज से निकलने की बहुत कोई खास कोशिश इंडेक्स के लेवल पर देख भी नहीं रहे हैं। और आज हम एक और ट्रेंड ये हुआ कि जो मिड कैप स्मॉल कैप लगातार 7 दिन से चल रहे थे वो भी थम गए, और टिल्टेड थोड़ा सा है मंदी वाले खिलाड़ियों की तरफ बाजार। 1450 शेयर गिरावट वाले हैं, करीब 1350 शेयरों में इस वक्त में तेजी देखने को मिल रही है। दो और एक्सपर्ट्स को शो में शामिल करते हैं। फंडामेंटल एक्सपर्ट टर्टल वेल्थ के रोहन मेहता हमारे साथ हैं, और एक्सिस सिक्योरिटीज से राजेश पालविया हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहन जी, राजेश जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टी न्यूज़ स्वदेश पर। राजेश जी, शुरुआत आपसे करेंगे, बताइए आपके स्टॉक्स कौन से हैं, आपको मौके कहां पर दिख रहे हैं बाजार में अभी? राजेश जी अनम्यूट कीजिए, फिर सुन पाएंगे आपको। माफ कीजिए। गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो यूनियन बैंक यहाँ पे पीएसयू बैंकिंग बास्केट से पसंद आ रहा है। जिस तरीके का फॉर्मेशन यहाँ पे वीकली चार्ट पे बनते हुए दिखा है, एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे वीकली चार्ट पे इमर्ज होते हुए दिख रहा है, और हमें लगता है जिस तरीके की तेजी आज देखने को मिली है यूनियन बैंक में भी, ये मोमेंटम हमें लगता है 164 की तरफ स्टॉक को लेके जा सकता है। तो 164 के टारगेट के लिए यूनियन बैंक पे बाय करने की सलाह है, और डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 152 रुपए के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है सीईएससी का। सीएससी के अगर हम सेटअप की बात करें तो यहाँ पे पिछले 4-5 वीक से स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेशन करते हुए देखने को मिला था, और अब यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे डेली चार्ट पे देखने को मिला। स्टॉक ने अपने एक मल्टीपल सप्लाई जोन का ब्रेकआउट यहाँ पे किया है, और स्टॉक कंफर्टेबली अपने सारे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी सस्टेन होते हुए देखने को मिला है। सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन भी यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि सीएससी ये 184 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो सीएससी पे बाय करने की सलाह, स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 173 के आसपास। दो कॉल्स और खरीदारी की दोनों ही यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और सीईएससी करीब 3% की तेजी पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ 176-176 के लेवल्स पर मजबूती की चाल, और यहां से फर्दर अपसाइड नजर आ सकती है। और इंडियन बैंक में भी करीब 1% की तेजी के साथ 650 के स्तर हम देख रहे हैं। हमारे तीनों टेक्निकल एक्सपर्ट्स की तरफ से उनके ट्रेडिंग आइडियाज क्लोजिंग ट्रेड्स में हमने आपके सामने रखे, और गिरावट में खरीदारी का मौका ढूंढना है बाजार में, ये कहना है हमारे एक्सपर्ट्स का, क्योंकि मार्केट का अंडरटोन ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस तो बुलिश है। आज के सत्र में वॉलेटिलिटी या एक आध दो सत्र की वॉलेटिलिटी से मार्केट के टेक्सचर को कंफ्यूज ना करें। टेक्सचर जो है वो बुलिश ही है, और काफ़ी कुछ देखा है मार्केट ने जून के महीने में। जुलाई के महीने में तो अब रिजल्ट सीजन की शुरुआत हो जाएगी, तो वहाँ से भी काफ़ी एक्शन देखने को मिलेगा।
हमारे साथ हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं। आइए उनके लेंस से समझते हैं कि लंबी अवधि के लिए फंडामेंटल नजरिया बाजार का वो क्या मानकर चल रहे हैं। रोहन मेहता हमारे साथ। रोहन, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। देखिए, एक तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो हैं वो छट गए हैं एंड देयर इज अ लॉट जो कि मार्केट वॉच आउट करेगा फर्दर, जैसे कि इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शंस भारतीय बाजार के लिए, इकोनॉमी के लिए काफ़ी अच्छे हैं। जीडीपी डेटा हमने देखे, अबव नॉर्मल मॉनसून के एंटिसिपेशन, ऑनसेट ऑफ मॉनसून तो हमने देख ही लिया है देश भर में, और इसके अलावा भी काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं और साथ साथ अर्निंग सीजन। कैसे देख रहे हैं मार्केट की चाल को आप? गुड आफ्टरनून। मेरे पास 3 पॉइंट है विच आई वुड लाइक टू शेयर। एक तो जुलाई मंथ जो अभी करंट फर्स्ट डे है, इट हैज बीन द सेकंड मोस्ट प्रॉफिटेबल मंथ इन निफ्टी 50 लास्ट 35 ईयर्स से आफ्टर दिसंबर। सो एवरेजली 2.3% जितना रिटर्न दिया है जुलाई ने, और 71% ऑफ द टाइम वो पॉजिटिव रही है मंथ। सो जुलाई वी आर एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड नंबर, और साथ में क्वार्टर नंबर्स भी है, तो ऑफ कोर्स इट विल एड अप द फ्यूल। सेकेंडली, मार्केट हमारे हिसाब से ऑप्टिमिज्म के रडार पे है, पर इट इज वेरी नियर टू यूफोरिया ऑल्सो। 5% से ज्यादा मार्केट बढ़ा तो एक थोड़ा ओवरबोट लेवल आ जाएगा। पर यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये क्वार्टर में या 1-2 महीने में होगी कि स्मॉल कैप मिड कैप विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग प्ले। हमने लार्ज कैप में बहुत अच्छा मूव देखा है, पर मे बी इन अ स्मॉल कैप और अभी इतना नहीं देखा है, तो दैट वुड बी अ गुड रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड रेशियो। और अभी तक सेक्टोरियल ट्रेंड में बैंकिंग, एनबीएफसी, फाइनेंशियल सर्विस हैज बीन द बेस्ट परफॉर्मर, पर यहाँ पे हेल्थ केयर हमको बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है और नंबर्स भी अच्छे आ सकते हैं। हेल्थ केयर एंड आईटी, ये दो सेक्टर में एक टर्न अराउंड हमको दिख रहा है। सो ओवरऑल वेरी पॉजिटिव बायस एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस क्वार्टर टू बी वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टर कैलेंडर ईयर में। चलिए, पॉजिटिव कन्विक्शन हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट की तरफ से भी, कॉन्फिडेंस है टेक्निकल एक्सपर्ट और फंडामेंटल एक्सपर्ट दोनों का। और अगर पैरामीटर्स और ट्रिगर्स देखें तो भारतीय बाजार ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाया भी है उन सेशंस में जबकि वॉलेटिलिटी एंटिसिपेटेड हो, लाजमी हो, जियोपॉलिटिकल टेंशंस हो। तो इस वक्त तो अब वी आर ऑन द कस्प ऑफ रिजल्ट सीजन, अराउंड द कॉर्नर। कुछ ही दिनों में 10 तारीख को टीसीएस आईटी मेजर के रिजल्ट से नतीजों के सीजन की शुरुआत हो जाएगी। अभी क्वार्टरली अपडेट्स भी आना शुरू हो चुके हैं। तो ये सारे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं और मार्केट को जिस इवेंट ट्रिगर का इंतजार है वो इवेंट सब आते हुए नजर भी आ जाएंगे। लेकिन फिलहाल हम देख रहे हैं एक बैकसीट या यूँ कह सकते हैं वेट एंड वॉच का नजरिया मार्केट अपनाते हुए। मिड कैप और स्मॉल कैप जहां पर लगातार एक्शन नजर आता है, आज वहां से भी गेंस फ्रिजल आउट होते हुए नजर आए हैं। लेकिन गिरावट में खरीदारी के मौके ढूंढने की अगर राय है तो फिर गिरावट वाले स्टॉक्स पर भी एक नज़र होनी चाहिए। लार्जर प्लेयर्स में बजाज ट्विंस पर एक नज़र डालते हैं। बजाज फाइनेंस के स्टॉक प्राइस में आज कमजोरी है, ऑलमोस्ट 935 के लेवल्स के आसपास। राजेश जी, 900 के स्तर अगर यहाँ दिख जाएं तो क्या इन्हें एंट्री अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए? इन्हीं स्तरों पर एंट्री अपॉर्चुनिटी 978 तक के लेवल्स हमने बजाज फाइनेंस में देखे हैं पिछले 1 साल में। तो मानसी जी देखिए, बजाज फाइनेंस का अगर स्ट्रक्चर देखें तो ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पे बुलिश ही लग रहा है। वीकली चार्ट पे एनालाइज करें तो स्टॉक एक अप स्लोपिंग चैनल में ही ट्रेवल करते हुए देखने को मिला है। जरूर यहाँ पे पिछले कुछ दिनों से एक साइडवेज बिहेवियर प्राइस का रहा है, लेकिन स्टॉक कंफर्टेबली अपने 20-50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है, जो कि साइन है कि यहाँ पे स्ट्रेंथ अभी भी होल्ड किए हुए स्टॉक नियर टर्म सेटअप पे भी सीरीज ऑफ हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है डेली चार्ट पे। हमें लगता है ये स्टॉक जब तक 900 रुपए के ऊपर सस्टेन है, यहाँ पे छोटी मोटी गिरावट में बाइंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढना चाहिए। अपसाइड में जैसे ही स्टॉक में 965 के लेवल क्रॉस होंगे तो ये स्टॉक में हमें लगता है फिर 1050-1100 तक की रैली भी आते हुए दिखेगी। तो ओवरऑल व्यू बुलिश है स्टॉक पे जब तक ये 900 के ऊपर बना हुआ है। यहाँ पे बाय का ट्रेड जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ऐड ही करें, और गोइंग फॉरवर्ड हमें लगता है 1000 प्लस के टारगेट इसमें बनते हुए दिखेंगे। बिल्कुल, बजाज फाइनेंस पे जो है इम्पोर्टेंट व्यू राजेश जी के। लेकिन एक बार ब्लू डार्ट एक्सप्रेस पे नज़र डालते हैं। ऑफ कोर्स एक कंसोलिडेशन फेस के बाद एक अच्छा जंप आ गया है, और एक बार ब्लू डार्ट एक्सप्रेस पे जो है ऑफ कोर्स टेक्निकल एनालिस्ट आदित्य जी ने भी हमारे एफएनओ जंक्शन सेगमेंट में भी कहा था कि यहाँ पे जो है बाय देखने मिल सकती है। उस समय स्टॉक 3-4% और अब देखिए स्टॉक ऊपर है, 6% ऊपर है, इनके ट्रेड में ऑलमोस्ट 7% है। लक्ष्मीकांत जी, ज़रा ब्लू डार्ट पे बताएं, यहाँ पे पोजिशनली जो है ज़्यादा मूवमेंट जनरली इन स्टॉक में होता नहीं है, लेकिन जब होता है तो इसके वॉल्यूम्स अच्छे मूवमेंट आते हैं और एक पोजिशनल अप ट्रेंड देखने मिलता है इन स्टॉक्स पे। और आज वॉल्यूम्स भी देखे
तो कंपेयर करें कल से तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ज़्यादा वॉल्यूम्स भी आया। एक बार बताएं ब्लू डार्ट पे आपकी क्या राय रहेगी लक्ष्मीकांत जी? डेली के चार्ट्स पर यहाँ पर हमें एक राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट देखने को मिला है 6610 के बाद, और देन आफ्टर हमें इसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। अभी फिलहाल ये स्टॉक अपने 200 डीएमए लेवल को रिटेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि 6960 एक क्रूशियल हर्डल रहेगा। इसके ऊपर निकलेगा तो फर्दर हमें तेजी देखने को मिल सकती है टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 7250 टू 7300 लेवल के आसपास। तो अभी फिलहाल जिनके पास है तो वो स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 6500। जब तक इसके ऊपर रहता है तब तक बुलिश व्यू मेंटेन रहेगा। फ्रेश बाइंग मोमेंटम के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। 6960 को क्रॉस करेगा देन हमें 7300 के लेवल्स ब्लू डॉट में देखने को मिल सकते हैं। 6960 के लेवल्स के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे अप मूव आ सकता है, लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं एटलीस्ट ट्रेलिंग बेसिस पे तो 6500 का लेवल्स लेगा ब्लू डार्ट एक्सप्रेस पे। लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार इंपॉर्टेंट टेक्निकल कॉल्स रहने वाले हैं, कौन से इंपॉर्टेंट खबरों वाले शेयर्स हैं, मार्केट ट्रेड 3, BTST, STBT ट्रेड्स, ये सब रहने वाले हैं। Presented by Canara Bank. Together we can. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। बाजार हम देखने की रेंज में ही है और कंसोलिडेशन बाजार में चल रहा है और नए ट्रिगर्स का बाजार को इंतजार है। लेकिन कुछ शेयर हैं जहां पर एक्शन साफ तौर पर दिख रहा है और बाजार के दिग्गज रिलायंस की बातचीत करेंगे, क्योंकि बाजार अगर हरे निशान में बमुश्किल टिक रहा है तो उसके पीछे का जो बड़ा ट्रिगर है वो रिलायंस का शेयर ही है। नुआमा ने बाय की रेटिंग इसकी बरकरार रखी है और लक्ष्य को 100 रुपये बढ़ाया है और बढ़ा के कर दिया है 1800 रुपये का। 9 मंथ्स हाई पे रिलायंस का शेयर है, 1525 रुपये के आसपास के प्राइजेस हैं। राजेश जी, यहां से आप क्या टारगेट देख रहे हैं रिलायंस के लिए? क्या 1500 अब टिक जाएगा और इसके ऊपर आप नई तेजी देख रहे हैं? तो देखिए अभिषेक जी, काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमने रिलायंस में देखा है पिछले 3-4 महीनों में। जो मूव बना है ये काफी इनकरेजिंग है, और जिस तरीके के चार्ट स्ट्रक्चर अब यहाँ बनते हुए दिख रहे हैं वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे, हमें लगता है ये स्टॉक 1600 की तैयारी करते हुए दिख रहा है। और हमें लगता है कि बहुत जल्द ये स्टॉक 1600 प्लस के लेवल भी दिखा सकता है। जिस तरीके की स्ट्रेंथ यहाँ पे बनी हुई है और जो सस्टेन बाइंग एक्शन यहाँ पे देखने को मिली है स्टॉक में, हमें लगता है यस यहाँ पे 1490 1500 नियर टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से तो एक यहाँ पे सपोर्ट एरिया है या स्टॉप लॉस को फॉलो करना चाहिए 1490 1500 के आसपास के। बट जो पोजिशनल ट्रेडर है उन्हें हमें लगता है कि यहाँ पे जब तक स्टॉक अब 1465 के ऊपर बना हुआ है, यहाँ स्टॉक में पोजीशन होल्ड रखना चाहिए। और 1600 पहला टारगेट और उसके बाद हमें लगता है 1640 तक के नेक्स्ट टारगेट स्टॉक में बनते हुए दिख सकते हैं। तो रिलायंस हमें लगता है बुलिशनेस कंटिन्यूटी रहेगी और हो सकता है यही से एक इंडेक्स में जो एक सपोर्ट या एक फर्दर राउंड ऑफ रैली जो बननी है वो रिलायंस के चलते ही हमें मार्केट में देखने को भी मिले। ठीक है, रिलायंस के शेयर को लेकर ये व्यू 1600 रुपए के स्तर भी आपको जल्दी ही देखने को मिल सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक है ब्लू स्टार। आज हम देख रहे हैं कि 4% की तेजी है, डे हाई के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। और ब्लू स्टार को लेकर याद है कि जब गर्मियों की शुरुआत अभी हुई नहीं थी तब ये शेयर खूब गर्म था, चल रहा था, और अब जब गर्मियों का कह सकते हैं कि लास्ट लेग में है, अब तो बरसात आ ही गई है, मॉनसून पूरे देश में पहुंच गया है, तो आज इसमें तेजी हो रही है। 2200 वाला शेयर हालांकि 1700 रुपए के भाव का है और अच्छी तेजी इसमें हो रही है। रोहन भाई, ब्लू स्टार या फिर बाकी जो एसी कूलिंग सेगमेंट वाली जो कंपनीज हैं उनको आप कैसे देख रहे हैं? कोई अपॉर्चुनिटी आपके हिसाब से निवेश का है इसमें? आई थिंक सो। जितने भी कंपनीज है स्पेसिफिकली ब्लू स्टार, वोल्टास और एक दो और लेके हमको लग रहा है कि द स्टीम इज ओके अभी क्वार्टर नंबर्स देख के, बिकॉज सीजन इज ऑलमोस्ट नियर टू एंड। बल्कि इंडिया तो अभी सीजन ऑफ एसीज ही है, पर यहाँ पे कहीं ना कहीं डिस्काउंटेड हो गए और वैल्यूएशंस भी महंगे हैं। तो एज ऑफ नाउ इट इज होल्ड एंड लेट अस रीचेक जहाँ पे नंबर्स आके आ रहे हैं। ठीक है, ब्लू स्टार को लेकर ये व्यू है, 1700 रुपए के ऊपर के प्राइजेस हैं, होल्ड करने की आपके लिए सलाह है इसमें रोहन जी की। एक खबर आई है रेलवे को लेकर। देखिए, रेलवे को लेकर तो लगातार खबरें आ रही हैं। आज से तो जो किराए में बढ़ोतरी है वो भी लागू हो गया है 1 जुलाई से। हालांकि
बहुत ही मामूली है, वो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। लेकिन 5 साल के बाद रेलवे ने ये प्राइस हाइक लिया है। एक चीज़ और हुई है कि रेलवे ने रेल वन ऐप लॉन्च किया है और इसके ज़रिए आप रिजर्वेशन कर पाएंगे, प्लेटफॉर्म टिकट ले पाएंगे, मंथली पास बनवा पाएंगे, खाना भी ऑर्डर कर पाएंगे। तो बड़े काम की चीज़ है। पीएनआर स्टेटस वगैरह तो खैर मामूली चीज़ है, वो भी आप चेक कर पाएंगे। तो रेल वन ये लॉन्च किया गया है। अब आईआरसीटीसी का ऐप तो पहले से ही था जिसके जरिए हम बुकिंग करते थे। अब रेल वन में खास क्या होगा, थोड़े दिन यूज़ करके देखेंगे। मतलब वो सारे के सारे काम तो हो ही जाएंगे जो आईआरसीटीसी पे होते थे, और कुछ एडिशनल चीज़ें भी होगी, जैसे कि आप मंथली पास वगैरह भी बुक कर पाएंगे, प्लेटफॉर्म टिकट ले पाएंगे रेल वन के जरिए। तो ये अपडेट ज़रूर है। आईआरसीटीसी पर एक व्यू चाहिए आपसे राजेश जी। आईआरसीटीसी भी रेंज में ही है। बहुत कोई हम बाकी रेलवे के स्टॉक्स दौड़े, लेकिन आईआरसीटीसी में कोई हमने बहुत बड़ी तेजी देखी नहीं। इस पर जरा आप राय देंगे, आईआरसीटीसी पर कैसा लगता है शेयर आपको ये? तो अभिषेक जी, स्टॉक में करेक्शन के बाद थोड़े रिकवरी के साइन तो यहाँ पे बने हैं, बट स्टिल हमें लगता है इसके लिए मेजर सप्लाई जोन जो बना हुआ है करीब 815 820 की जोन में है। और जब तक वो लेवल को कंफर्टेबली ये क्रॉस नहीं कर पाता है, थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेशन और देखने को मिलेगा। तो हमें लगता है 820 इसका इमीडिएट हर्डल है। वो क्रॉस होने के बाद यहाँ पे एक अच्छा मूव अनफोल्ड होते हुए दिख सकता है टुवर्ड्स 860 880 की तरफ। बट टाइम बीइंग हमें लगता है कुछ कंसोलिडेशन एक्टिविटी और यहाँ पे रहेगी कुछ समय के लिए। डाउन साइड में 740 के आसपास इसको सपोर्ट है और 820 इसका रेजिस्टेंस है। तो ये रेंज बाउंड एक्टिविटी के बाद जब इसमें ब्रेकआउट बनेंगे तो फिर इसमें ट्रेडर्स के लिए मौके वहां बनेंगे। अभी टाइम बीइंग हमें लगता है थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, ब्रेकआउट का इसमें अभी इंतजार करना चाहिए। का इंतजार करना चाहिए आईआरसीटीसी में। फार्मा में आज जो रुझान है वो थोड़ा सा मिक्स्ड है, लेकिन एक शेयर पिछले कुछ सत्र से लगातार चल रहा है और आज हमारे एक्सपर्ट के रडार पर भी था। सुबह शिवांगी शारदा हमारे साथ थी, उन्होंने इस शेयर को रेकमेंड किया था। 742 रुपए का भाव फिलहाल इसमें दिख रहा है और 5वें छठे सत्र में ये शेयर चल रहा है, 3% ऊपर है। लक्ष्मीकांत जी, लॉरस लैब्स रफ्तार इसकी ठीक ठाक है, महीने भर में 20% से ज्यादा के रिटर्न इसने दे दिए हैं। क्या और चलेगा लॉरस लैब्स? यहाँ पर बैक टू बैक बाइंग मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अभी 3 दिनों पहले यहाँ पे इसने अपने पिछले स्विंग हाई को क्रॉस किया था 685 के लेवल्स के ऊपर, और देन आफ्टर यहाँ पर हमें फॉलो अप बाइंग मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और अभी भी इसने ऐसा कोई रिवर्सल पैटर्न नहीं बनाया जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की हमें देखने को मिली है चार्ट्स पर। तो मुझे लगता है कि हायर मोमेंटम इसमें बना रह सकता है। तो जिनके पास पहले से है 720 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं, और अगर 750 के लेवल टूटते हैं तो देन आफ्टर 775 785 तक के भी लेवल लॉरेंस लैब हमें आने वाले समय में दिखा सकता है। ये बिल्कुल लॉरस लैब्स में ऑफ कोर्स देखिए एक अच्छी मोमेंटम आ सकती है, लक्ष्मीकांत जी कह रहे हैं। लेकिन राजेश सर, एक बार आईटी सेगमेंट में देखिए, आईटी सेगमेंट देखिए तो ऑफ कोर्स रेंज बाउंड रहा है, बट टुवर्ड्स द नेगेटिव रहा है। 10 तारीख से ऑफ कोर्स टीसीएस के नतीजे भी आने वाले हैं और धीरे धीरे करके इनके क्या व्यूज़ रहेंगे, खास करके गाइडेंस को लेके, ऑर्डर विंस को लेके, और एआई में क्या क्या इंप्रूवमेंट्स आ रहे हैं या चेंजेस आ रहे हैं, उस पर भी बहुत चर्चा होने वाली है। लेकिन आज दिन के ट्रेड में देखिए टीसीएस, टेक महिंद्रा दोनों में ही 1% से ज़्यादा की गिरावट आई है। यहाँ पे कुछ अर्निंग्स के पहले आपको लगता है कोई शॉर्ट पोजीशंस पे एक छोटा ट्रेड बन सकता है, या इसको जो है अगले 8 से 10 दिन में जो है आईटी स्पेस पे जो है थोड़े से लाइट पोजीशंस ही रखें अंटिल अर्निंग्स या ट्रेजेक्ट्री या जो इंडस्ट्री का व्यू है वो धीरे धीरे सामने आए? आई थिंक रिजल्ट के पहले थोड़ा यहाँ पे ट्रेड लेना अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज जिस तरीके का ओवरऑल स्ट्रक्चर बना हुआ है, आईटी इंडेक्स को भी देखें, निफ्टी आईटी इंडेक्स को भी देखें तो 50% रिट्रेसमेंट को अभी भी होल्ड करते हुए देखने को मिला है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी कि अगर अर्निंग्स में कुछ पॉजिटिव सरप्राइज आता है तो एक अपमूव भी बन सकता है। हालांकि इंडिविजुअल स्टॉक्स के चार्ट बिहेवियर देखें तो वीकली चार्ट पे अगर हम देखें तो पिछले 2-3 हफ्तों में सारे स्टॉक्स देखे, लार्ज कैप आईटी जैसा आपने जिक्र किया, टेक महिंद्रा, टीसीएस, ये एक बहुत ही नैरो प्राइस रेंज में ही यहाँ पे ट्रेड करते हुए देखने को मिले पिछले 2-3 हफ्तों में। तो आई थिंक स्ट्रीट भी या ट्रेडर भी अभी वेट कर रहे हैं कि किस तरीके की अर्निंग्स यहाँ पे ये क्वार्टर में वो अनाउंस करते हैं। उसके बाद ही मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ बड़ा मूव आइदर साइड का बनते हुए दिखेगा। बट लुकिंग एट द ओवरऑल मार्केट सिनेरियो और आईटी इंडेक्स का जिस तरीके से प्लेसिंग है अभी टेक्निकली,
हमें लगता है कि यहाँ पे अगर थोड़ा भी पॉजिटिव सरप्राइज आता है अर्निंग में, तो एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे एक अपटिक बनते हुए दिख सकता है। जहाँ पे हमने देखा है कि कुछ मिड कैप आईटी स्टॉक्स तो अभी भी एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट कंटिन्यू करते हुए देखने को मिले, लाइक बिरला सॉफ्ट, कोफोर्ज और परसिस्टेंट सिस्टम। ये सभी स्टॉक्स में एक अच्छी बाइंग लोअर साइड से बनी है और का ब्रेकआउट लेवल्स को होल्ड आउट करते हुए देखने को मिले हैं। वहीं हम लार्ज कैप आईटी में देखें तो इन्फोसिस में भी एक लोअर साइड से अच्छी रिकवरी बनी है और वीकली चार्ट पे यहाँ पे भी एक नियर टर्म चार्ट पे स्ट्रेंथ अभी भी बनी हुई है। तो थोड़ा वेट करना चाहिए। मुझे लगता है कि अर्निंग्स के बाद ही इसमें एक प्रॉपर ट्रेडिंग का प्ले बनते हुए दिखेगा। और पॉसिबिलिटी है, मुझे लगता है चार्ट देख के, कि यहाँ पे एक पॉजिटिव अपटिक बनते हुए दिख सकता है पोस्ट अर्निंग। जी बिल्कुल, मिड कैप आईटी स्पेस में ऑफ कोर्स राजेश जी ने जो है इंपॉर्टेंट राय दी है। लेकिन एक बार ओला इलेक्ट्रिक के चार्ट लेके आते हैं। यहाँ पे देखिए आज भी जो है सेलिंग प्रेशर आ रहा है। ऑफ कोर्स 2 से 3 महीने में कंपनी जो है एक सेल्स के आंकड़े अलग बता रहे हैं और ई वाहन डेटा अलग बता रहे हैं। तो यहाँ पे जो है आप कह सकते हैं कि एक टाइप से मिसकैलकुलेशंस देखने मिल रहा है। एंड ऑफ कोर्स इनकी मार्केट शेयर जो है, अगर आप दिग्गज कंपनीज की बात करें, जो लेगेसी ब्रांड्स है, जो ई टू व्हीलर सेगमेंट में घुस रहे हैं, वो धीरे धीरे करके उनसे मार्केट शेयर ले रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कंपनी क्या अनाउंस करती है और ई टू व्हीलर वाहन का क्या डेटा रहता है, और उसमें अगर इस बार भी डिस्क्रिपेंसी आता है तो स्टॉक में सेलिंग प्रेशर और देखने मिल सकता है। ओला लगभग इसका 72 to 76 रुपीज़ का आईपीओ प्राइस है। तो यहाँ से एक बड़ा वेल्थ इरोजन जो है शेयर होल्डर्स को देखने मिला है। रोहन, आप ओला इलेक्ट्रिक पे जो ऑफ कोर्स बताना चाहते हैं कि यहाँ पे कितनी बड़ी इन्वेस्टर्स की लॉस हुई है, इस पे आपकी क्या राय रहेगी? ये जो नए टू व्हीलर ईवी सेगमेंट के कंपनीज आ रहे हैं, इस पे आपकी क्या व्यूज रहने वाली है? हाँ देखो, स्पेसिफिकली कंपनी सेक्टर की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है बहुत कॉम्पिटिटिव स्पेस है यहाँ पे। टीवीएस मोटर्स का बहुत अच्छा होल्ड है और एक लिस्टेड प्लेयर है। मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट्स दिखा दे रहा है, तो वहाँ पे वो एज एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट आई वुड गो फॉरवर्ड फॉर दैट। कमिंग बैक टू स्पेसिफिक कंपनीज ऑन द स्टार्टअप साइड, जहाँ पे वो स्पेसिफिक उसका काम ही ये है कि ईवी मोटरसाइकिल बनाना या ईवी स्कूटर्स बनाना। तो हम मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस भी निवेशक है उसको पेशेंस रखना चाहिए। हमने ये सब ऐसी कंपनीज में देखा है कि 1-2 साल का पेशेंस, बिकॉज 6-8 महीने में उसके प्री आईपीओ इन्वेस्टर सेल करने आएंगे, फिर थोड़े नंबर्स बनेंगे। आई थिंक सो इफ यू आर इन्वेस्टर यू हैव टू वेट फॉर 2 years। बट आज आप फ्रेश इन्वेस्टर हो तो आई फील दैट और वी आर वेरी स्पेसिफिक कंपनीज like TVS, companies like Bajaj makes more sense than only two-wheeler EV companies. Yeah. ठीक है, ओला को लेकर ये व्यू। लेकिन ओला इलेक्ट्रिक का जो शेयर है, हमने अपने डीप डाइव, हमारा जो सेगमेंट है रिसर्च का, उसमें बताया था 49 रुपए के भाव पर हमने बोला था कि नहीं, इससे आप दूर रहिए। और ये भाव गिरते गिरते देखिए 42 पर आ गया है और जून में जो बिक्री है उसमें 40% से ज्यादा की गिरावट हमने देखी है। तो ये बड़ा एक्सीडेंट ओला इलेक्ट्रिक, हमने आपको पहले ही सचेत कर दिया था। डीप डाइव रिसर्च में एक और शेयर हमने बताया था, वो भी टू व्हीलर सेगमेंट से है और वो है आयशर मोटर। आयशर के शेयर की अगर हम बात करें तो ये शेयर जिस भाव पर हमने बताया था, करीब 1 या 2 जून के आसपास के हमने बताया था आपको, करीब 5300 साढ़े 5300 के भाव थी, वहां से 6-7% की तेजी के साथ फिलहाल ये शेयर कारोबार कर रहा है। तो एक बढ़िया स्टॉक और उसमें बढ़िया मजबूती हम देख रहे हैं। 5700 रुपए के आसपास के प्राइसेस फिलहाल इसके आसपास ये ट्रेड कर रहा है। चलिए छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो मार्केट एट 3 अपना खास सेगमेंट लेकर आएंगे और उसके बाद हमारे एक्सपर्ट्स रेडी हैं आपको BTST और STBT के ट्रेड्स हो जाने के लिए। इवेंट्स टू वॉच पर भी हम नजर डालेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। in association with SBI. वो तेजी देखने को मिल रही है। PNB की तरफ देखें 2.5% की तेजी दिख रही है। बैंक ऑफ इंडिया जो है 2% से ज़्यादा ऊपर कारोबार कर रहा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी 2% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। वॉल्यूम कहाँ ज़्यादा है उसकी बात कर लेते हैं। कैस्ट्रॉल में देखें करीब 2% की तेज़ी है और वॉल्यूम जो है औसत से 6 गुना ज़्यादा देखने को यहाँ मिल रहा है। एनसीसी भी हरे निशान में कारोबार कर रहा है। खबर ये थी कि जून में 1690 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं और यहाँ भी वॉल्यूम जो है औसत से 5 गुना ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अपोलो हॉस्पिटल्स की बात करें तो 3 से 4% ऊपर है शेयर और फार्मेसी और डिजिटल हेल्थ यूनिट को अलग करेगी ऐसी खबर थी और यहाँ भी अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कोल इंडिया की बात करें तो कोल इंडिया की तरफ से एक अपडेट आया है जहाँ जून
में बिक्री जो है वो करीब करीब 8% घटी है और प्रोडक्शन में भी 8 से 9% की गिरावट देखने को मिली है, कमी देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इसी के चलते शेयर में आज कमज़ोरी देखने को मिल रही है। ऑटो सेल्स के नंबर्स भी आ रहे हैं। टाटा मोटर्स की बात कर लें तो कुल जो घरेलू बिक्री है उसमें 12% की कमी देखने को मिली है। इसके अलावा सीवी बिक्री में भी 5% की गिरावट आई है और पीवी बिक्री में भी 15% की गिरावट देखने को हमें मिली है। इसी के चलते शेयर में 1% के आसपास की गिरावट आज देखने को मिल रही है। अंत में रिलायंस की बात करें तो रिलायंस पर एक ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है। नुआमा की खरीदारी की राय बरकरार रखी है और लक्ष्य जो है उसे बढ़ाया है, 1708 रुपये से बढ़ाकर 1801 रुपये कर दिया है लक्ष्य। और रिलायंस का भी देखें तो मार्केट में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दिख रहा है, शेयर 2% ऊपर कारोबार कर रहा है। तो 3 बजे तक ये सारे अपडेट्स थे जिनकी वजह से इन सभी शेयरों में एक्शन देखने को मिल रहा है। आनंद, शुक्रिया ये सारी की सारी डिटेल्स, खबरों वाले शेयर्स और 3 बजे तक का एक्शन हमारे साथ शेयर करने के लिए। ढेर सारे स्टॉक्स हैं, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर, खबरों के दम पर इनमें एक्शन देखने को मिला है। लेकिन टेक्निकली चार्ट्स पर जहां मजबूती है, हिंदुस्तान कॉपर के चार्ट्स को पुल अप करना चाहिए। इस वक्त आप देखेंगे करीब 2% की तेजी के साथ हिंदुस्तान कॉपर में 284 के लेवल्स पर ट्रेड देखने को मिले हैं। ट्रिगर पॉइंट्स की भी अगर बात करें या फाइनेंशियल ट्रेंड की अगर बात करें, राजेश जी सवाल आपसे होगा, रेवेन्यूज के फ्रंट पर भी वित्त वर्ष 2021 से लेकर 2025 तक हमने देखा है 1787 करोड़ से कंपनी का रेवेन्यू जो है 2071 करोड़ तक का साल दर साल फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर मजबूती देखने को मिली है। और इसी तरह का ट्रेंड मुनाफे के फ्रंट पर भी 110 करोड़ से सीधा 470 करोड़ पर FY25 एज ऑफ FY25 कंपनी के प्रॉफिट्स के फिगर्स देखने को मिले हैं। टेक्निकली चार्ट्स इस वक्त तो पॉजिटिविटी दर्शा रहे हैं, आपकी राय क्या होगी? तो देखिए, काफी बड़े अंडर परफॉर्मेंस के बाद हिंदुस्तान कॉपर में हमने मंथली चार्ट पे एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन देखा है। स्टॉक एक डाउन स्लोपिंग चैनल में ही ट्रेवल करते हुए देखने को मिला था पिछले 8 से 12 महीनों में। अब यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन बना है और हमें लगता है जिस तरीके के ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली चार्ट पे और मंथली चार्ट पे हुए हैं, ये दर्शाते कि स्टॉक अब यहाँ पे 370 के ऊपर अब सस्टेन रहता है। तो इसके नेक्स्ट टारगेट जो बन सकते हैं वो करीब 340 की तरफ भी पोजिशनली आते हुए दिख सकते हैं। तो जिनके पास पोजीशन है बने रह सकते हैं, छोटी मोटी वॉलेटिलिटी में ऐड करें। 270 इसका पोजिशनल स्टॉप लॉस, अपसाइड के टारगेट 320 340 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। पोजीशंस हैं तो उसे इंटैक्ट रखें, ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई। इस बीच हमारी पैनल पर एक और एक्सपर्ट जुड़े हैं, अमरदेव सिंह जी हैं हमारे साथ एंजल वन से। आइए उनको उनकी ट्रेडिंग आइडियाज और स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस पूछते हैं। अमरदेव जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश्वर। मार्केट में फ्लैट कामकाज, एक रेंज में फंसा हुआ, लेकिन ऐसे में गिरावट में खरीदारी के मौके ढूंढ रहे हैं आप, आपकी तरफ से स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस क्या होंगे? जी, मार्केट्स में ओवरऑल अभी हमें कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, बट ओवरऑल बाइंग अपॉर्चुनिटी जरूर है। तो जो पहला स्टॉक जो मैं रेकमेंड करूंगा दैट इज CESC। तो CESC की बात करूं तो इसमें एक अच्छी रैली हम लोगों ने देखी है इधर, ऑलमोस्ट फ्रॉम 130 लेवल से अभी 175 176 के आसपास फिलहाल ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और यदि इसमें हम लोग मई मंथ में देखें तो मई लास्ट वीक में इसमें एक ऑलमोस्ट करेक्शन वहां से शुरू हुई थी 177 लेवल से 150 160 लेवल तक, और अभी फिर ये वापस उस लेवल को ब्रीच कर रहा है और वो भी अच्छे वॉल्यूम्स पे। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर की बात करूं तो दैट इज क्वाइट पॉजिटिव। तो इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है करंट लेवल्स फॉर एन अपसाइड टारगेट ऑफ 193 एंड अ स्टॉप लॉस ऑफ 165। और जो दूसरा स्टॉक है जिसके बारे में मैं बात करूंगा दैट इज फ्रॉम द फार्मा स्पेस एंड दैट इज लॉरस लैब्स। तो लॉरस लैब्स जो है उसमें रैली काफी अच्छी फिलहाल अभी चल रही है। इस वीक इट्स अप बाय ऑलमोस्ट 6%, आज भी ये 2.5% ऊपर है। और इसने एक ब्रेकआउट दिया है एक अच्छे लेवल पे, ऑलमोस्ट 700 का एक लेवल था, वो रेजिस्टेंस टूटा है। और यदि मैं हिस्टोरिकली भी इसे जाके देखूं तो इसने सितंबर ऑफ 2021 क्वार्टर जो है उस क्वार्टर में 723 का एक हाई बनाया था। अभी ऑल टाइम हाइज पे वो फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो इसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है फॉर एन अपसाइड टारगेट ऑफ 797 एंड अ स्टॉप लॉस ऑफ 701। जी बिल्कुल, अमरदेव जी के जो है 2 पिक्स हैं, लॉरस लैब्स और CSC। और ऑफ कोर्स हमारे टेक्निकल एनालिस्ट भी जो है दिन भर इन स्टॉक्स पे जो ऑफ कोर्स 3 या 4 कॉल्स आए हुए हैं, तो इस पे जो है
पुख्ता होता है हमारा पोजीशंस। लेकिन रेमंड रियल्टी पे एक नज़र डालते हैं। आज जो है लिस्टिंग हुई है रेमंड रियल्टी की, बहुत सुस्त लिस्टिंग हुई है। स्टॉक अपने जो है 5% की लोअर सर्किट पे जो है लगा हुआ है। शेयर में क्यों आई है भारी बिकवाली, बता रही हैं सृष्टि शर्मा। जी हाँ, रेमंड रियल्टी का पहला दिन है जहां पर पहले ही दिन स्टॉक में सेलिंग प्रेशर आते हुए दिख रहा है। पहले ही दिन स्टॉक में लगभग 5% की गिरावट हावी हुई है। और हम आपको ये भी बता दें कि ये जो काउंटर है वो रेमंड ग्रुप का डीमर्ज्ड आर्म है रियल्टी स्पेस में, जहां पे 1:1 शेयर होल्डिंग लागू हुई थी। और पहले ही दिन जो है आप देख रहे हैं कि स्टॉक में एक भारी भरकम गिरावट है, जिसके पीछे की वजह ये है कि HNIs का सेलिंग प्रेशर है और HNIs यहाँ पे निकलते हुए दिख जरूर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी आपको बता दें कि जो स्टॉक की उम्मीदें थी या स्ट्रीट की जो उम्मीदें थी वो काफ़ी अच्छी थी रेमंड रियल्टी से। जहाँ पे SBI सिक्योरिटीज़ की बात करें तो इन्होंने बेस केस जो इसकी फेयर वैल्यू बताई थी वो 1148 रुपीज़ बताई थी। अभी आप देखें तो स्टॉक में गिरावट ज़रूर है। साथ ही साथ आने वाले समय में जो अजम्पशंस हैं 10% EBITDA ग्रोथ की वो बात कर रहे हैं वित्तीय वर्ष 2026 में। 13 टाइम्स EV बाय EBITDA मल्टीपल जो है यहाँ पर आते हुए दिख रहा है। पर आगे के लिए लैंड मोनेटाइजेशन ये एक ट्रिगर साबित हो सकता है रेमंड रियल्टी के लिए। साथ ही जो उनके थाने के प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पर लगभग 9,000 करोड़ का एक रेवेन्यू आते हुए दिख सकता है। तो ये है रेमंड रियल्टी की लिस्टिंग। पहले ही दिन जो है आपको यहाँ पे गिरावट दिख रही है। हाल फिलहाल रेमंड लाइफस्टाइल भी डीमर्ज हुआ था और लिस्टिंग के बाद जो है 57% ये ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। तो आज जो रियल्टी की लिस्टिंग ज़रूर हुई है वहाँ पर गिरावट हावी है। जी बिल्कुल, सृष्टि ने जो है बेहतरीन रिसर्च बताई है कि रेमंड रियल्टी आज लिस्टिंग हुई है लेकिन 5% लोअर सर्किट में है। एंड ऑफ कोर्स रेमंड ग्रुप से एक और स्टॉक थी रेमंड लाइफस्टाइल, उनके लिस्टिंग के बाद भी देखिए तो 50% से ज़्यादा का वेल्थ इरोजन देखने मिला है। एक बार अमरदेव जी, एक बार आप देखिए रेमंड लाइफस्टाइल पे, रेमंड रियल्टी पे तो हमने बात कर ली है। रेमंड लाइफस्टाइल देखिए बड़ा जो है लॉस निवेशकों को किया गया है। एक बार रेमंड लाइफस्टाइल पे आपकी क्या राय रहेगी बताएं। इसका लिस्टिंग प्राइस लगभग 3,000 रुपये था, अभी देखिए ये घट के जो है अराउंड 1200 to 1300 के बीच है। तो इस पे अपनी राय बताएं। देखिए रेमंड रियल्टी में आपने सही कहा कि दिस हैज बीन अ वेल्थ डिस्ट्रॉयर बिकॉज 3,000 से ऑलमोस्ट 1,000 तक इसने एक लो दिखाया था और उसके बाद से 1,911 प्रिसाइसली जो जून क्वार्टर में इसने एक लो दिखाया था और उसके बाद हमें एक ये पुल बैक देखने को मिल रही है और वहां से 900 से ऑलमोस्ट अभी 1283 के आसपास फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो मैं ये मानता हूं कि इस स्टॉक में जो इम्पोर्टेंट लेवल टू वॉच आउट फॉर है वो है 1500 का एक इम्पोर्टेंट जोन है रेजिस्टेंस का, जहां जाके इसमें सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकती है और स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में जरूर जा सकता है। हालांकि एक अच्छी बात है कि लास्ट 3-4 डेज में जो एवरेज वॉल्यूम्स और डिलीवरी क्वांटिटी हुई है दैट इज मोर देन एवरेज। तो कहीं ना कहीं बाइंग इंटरेस्ट जरूर इस स्टॉक में दिख रही है, बट इट नीड्स टू सस्टेन अबव द 1400 लेवल फॉर एनी मीनिंगफुल रैली। जी बिल्कुल, ये जो है रेमंड लाइफस्टाइल की राय अमरदेव जी से। राजेश सर, यहाँ पे कंजम्पशन नेम्स पे जो है डिस्क्रिशनरी सेगमेंट में खास करके अगर आप चलिए इटर्नल पे ही बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर ज़रूर आ रही है और यहाँ पे लगता है कि और थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है। देखिए जो ओवरऑल अर्बन या रूरल डिमांड है इनके जो है धीरे धीरे करके आप कह सकते हैं अनाउंसमेंट्स आने लगेंगे, कंपनी की कमेंट्रीज आएंगी, लेकिन यहाँ पे आपको लगता है कि जो है सेलिंग प्रेशर और देखने मिल सकता है क्योंकि हमने FMCG स्पेस पे तो बात कर ली है। तो राजेश सर बताएं, कोई कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेगमेंट में कोई स्टॉक आ रहा है जहाँ पे अच्छे फ्रेश शॉट्स ले सकते हैं? आई थिंक देखिए इटर्नल में जरूर पिछले 3-4 सेशन में देखें तो हायर साइड पे थोड़ा सा यहाँ पे एक सप्लाई प्रेशर बना हुआ है, बट स्टिल ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है। लेकिन हमें लगता है कि अगर यहाँ पे ये स्टॉक 265-268 के लेवल को अगर क्रॉस करने में कामयाब नहीं होता तो थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग टुवर्ड्स 255-250 की तरफ आते हुए दिख सकता है, जो कि इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है डाउन साइड में। तो एट दिस जंक्चर शॉर्ट करना अभी थोड़ा अवॉइड करेंगे जब तक स्टॉक 259 के लेवल को नहीं तोड़ता है।
तो वेट करेंगे, अगर 259 टूटता है तो एक शॉट लिया जा सकता है फॉर टारगेट ऑफ 250। छोटा ही टारगेट होगा, ज्यादा बड़ी गिरावट अभी भी नहीं लगती क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर तो बुलिश ही है स्टॉक के। हमें लगता है लोअर साइड पे वापस बाइंग इसमें फिर आते हुए दिखेगी अराउंड 250 के जोन पे के आसपास फिर से बाइंग आती हुई दिखेगी। स्ट्रक्चर मजबूत है, वीकनेस के ऐसे कोई खास साइन लग नहीं रहे। और जिस रेंज में फंसा था टर्मिनल 225 से 245, उसको ब्रेक करके हमने देखा था कि 265-70 की तरफ भी ये शेयर गया था। मार्केट में हम देख रहे हैं कि सुस्ती है। निफ्टी भी 25 अंकों की हल्की तेजी। निफ्टी बैंक की बात करें तो 125-130 अंकों के आसपास की तेजी पर कारोबार हो रहा है। ऊपरी स्तर से थोड़ी सी गिरावट ही आई है निफ्टी बैंक में, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप ने थोड़ी सी रफ्तार जरूर पकड़ी है। मिड कैप इंडेक्स थोड़ी देर के लिए हरे निशान में आया भी था, और स्मॉल कैप की बात करें तो वहां पर जो गिरावट है 0.25% से भी कम की रह गई है। तो यहां पर थोड़ी सी मोमेंटम लौटते हुए हम देख रहे हैं। लेकिन आज एक बड़ा बदलाव हुआ है। आज से चेंज एक ये भी हुआ है कि दिल्ली के पेट्रोल पंप्स पर अब 10 से 15 साल पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। सरकार की तरफ से पेट्रोल पंप्स पर पोस्टर लगाकर इसकी जानकारी दी गई है। इस फैसले को लेकर अलग अलग राय भी आ रही है। पेट्रोल पंप का जायजा लिया हमारी संवाददाता शिवानी मिश्रा ने, आइए देखते हैं। 1 जुलाई 2025 यानी कि आज से उन वाहनों को फ्यूल, पेट्रोल, डीजल नहीं मिलेगा जो 10 से 15 साल पुराने एंड ऑफ लाइफ की कैटेगरी में आते हैं। और इसी को लेकर एक जानकारी, अगर आप फ्यूल पंप्स पर पहुंचेंगे तो आपको बताया जाएगा कि 1 जुलाई से अवधि समाप्त वाले वाहनों यानी कि 15 वर्ष पुराने पेट्रोल और 10 वर्ष पुराने डीजल वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। और ये दिल्ली सरकार द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं। और अब इन्हें आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा, इसको लेकर भी एक तकनीक जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। जब आप फ्यूल पंप्स पर आते हैं, आप अमूमन देखते हैं कि सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं, लेकिन यहाँ पर अब एक स्पेशलाइज्ड कैमरा जो है वो लगाया गया है, जिसके अंदर जैसे भी कोई गाड़ी फ्यूल पंप में आती है तो उनके जो नंबर्स होते हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं। ये ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरे हैं जो कि दिल्ली के लगभग 500 पेट्रोल पंपों पर लगाए गए हैं। वाहन के नंबर प्लेट पढ़कर उनकी जानकारी वाहन डेटाबेस से मिलाएंगे। अगर वाहन एंड ऑफ लाइफ यानी कि पुराना हुआ तो ईंधन उन्हें नहीं मिलेगा और सिस्टम ऑटोमेटिक अलर्ट जारी करेगा। और साफ तौर पर अगर आप देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग भाषाओं में ये पोस्टर्स लगाए गए हैं, जिससे कि किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज करने की डिमांड जो है वो यहाँ ना पहुंचे। अब अगर आप पेट्रोल पंप पर पहुंचेंगे, आपने ये देखा एक स्कूटी यहाँ पर 2 पहिया है, ये मौजूद है। और अगर 2 पहिया पकड़ी जाती है तो जो पेनल्टी है वो 5,000 है। 4 पहिया अगर पकड़ी जाती है तो पेनल्टी 10,000 रुपए तक पहुंच जाती है। और साफ तौर पर प्रदूषण कंट्रोल और ट्रैफिक कंट्रोल दोनों पर इसका असर बड़े पैमाने पर देखने को मिलेगा। और इसी दिशा निर्देश के साथ इन आदेशों को पारित किया गया है। सर, आप लोग भी जब फ्यूल भराते हैं, जो नए आदेश आए हैं, इसको कितना समर्थन करते हैं? क्या लगता है इससे बहुत बड़े मेजर लेवल पे कंट्रोल आएगा? कंट्रोल आ सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनके लिए भी उपाय सोचना चाहिए। जिन्होंने बेचारे नहीं खरीद सकते दूसरी, उनके लिए भी तो कुछ गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना। बाकी डीजल व्हीकल है, पेट्रोल व्हीकल है, बेचारे कहाँ से क्या करें। तो इसलिए कुछ ना कुछ तो असर तो पड़ेगा गवर्नमेंट में, पोल्यूशन के असर तो पड़ेगा। लेकिन अब ये इलेक्ट्रिकल जोर दे रहे हैं, हर जगह चार्जिंग पॉइंट तो है नहीं ना, पब्लिक क्या करेगी। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि साफ तौर पर जिनके पास अब वही गाड़ियां हैं, पर्याय नहीं है, वो नई गाड़ियां कहां से खरीदेंगे। और इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर भी अपने चैलेंजेस हैं अलग अलग लोकेशंस को लेकर। और यहाँ पर दादा, अगर आप थोड़ी सी जानकारी दे सकें कि जो कैमरास लगाए गए हैं वो किस तरीके से मॉनिटर करेंगे, कैसे ट्राई करेंगे? ये अंदर एक सिस्टम लगा हुआ जी बड़ा वाला, और बाकी कैमरे लगे हुए 2। हाँ। तो इसमें से अगर कोई भी पुरानी गाड़ी आएगी तो उसमें से कैप्चर, मतलब वो ऑटोमेटिक वो वहाँ से करेगा, डिटेक्ट करेगा, है ना। हाँ। तो उसके बाद पकड़ लेंगे, यहाँ पे ट्रैफिक वाले आएंगे। बाकी हमारे लिए क्या गाइडलाइन है कि हमारे में लूज पेट्रोल और डीजल देना नहीं है किसी को भी। मतलब कोई मजबूरी में फंसा हूँ, ये है, हॉस्पिटल जा रहा हूँ, ये पहले तक कभी कभी हम दे देते थे, अब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारे पेट्रोल पंप के ऊपर, डीलर के ऊपर बीपीसीएल जो है कार्रवाई करेगी। ठीक है, तो प्रतिक्रियाएं अलग अलग हैं। यानी कि दिल्ली में जो 10 साल से पुरानी जो डीजल गाड़ियां हैं और 15 साल से पुरानी जो पेट्रोल गाड़ियां हैं, उनको पेट्रोल नहीं मिलेगा, उनको एंड ऑफ लाइफ व्हीकल कहा जा रहा है। और मतलब राजेश जी, कैसे आप देखते हैं? ये तो बड़ा अजब है, मतलब सोच के थोड़ा अजब लगता है कि आप 20-25 लाख रुपए की एसयूवी लेके आइए डीजल की, और 10 साल बाद चला के कोई कहे कि नहीं अभी बेकार हो गई है। थोड़ा दुख तो होता है, और लोग उसी को चलते परेशान भी हैं।
तो देखिए बिल्कुल देखिए हर गाड़ी का यूसेज पे डिपेंड करता है। बहुत व्हीकल्स होते हैं जहाँ पे इतना यूसेज नहीं होता है और उन्हें 10 साल के बाद भी अगर हम देखें तो उनके जो टोटल रनिंग किलोमीटर्स होते हैं वो 25-30 हज़ार 40 हज़ार किलोमीटर ही होते हैं। और उनको अगर इस तरीके से अपनी व्हीकल को स्क्रैप करना पड़े तो जरूर एक बड़ा हिट तो है ही। बट देखिए एक मास लेवल पे अगर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है और एक अल्टरनेट फ्यूल की तरफ जिस तरीके से मुहिम छिड़ी हुई है अभी गवर्नमेंट की तरफ से, तो आई थिंक कुछ डिसीजन जो तो उन्हें लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि अदरवाइज इंडिविजुअल व्हीकल को आइडेंटिफाई करना किस तरीके से, क्या व्हीकल का अभी हेल्थ कंडीशन क्या है, किस तरीके से वो पॉल्यूशन कर रहा है नहीं कर रहा है, काफी टीडियस प्रोसेस है उसको इंडिविजुअल व्हीकल को। जरूर हम पीयूसी के थ्रू व्हीकल का एक पॉल्यूशन चेक तो करते हैं, बट आई डोंट नो कि वो कितना कारगर सिद्ध होता है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। और वो पीयूसी बना के उसके बेसिस पे हम ये नहीं अंदाजा लगा सकते कि वो व्हीकल पॉल्यूशन करेगा या नहीं करेगा। तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं एक स्टेप लेना था, तो उन्होंने इस तरीके से एक अभी ये जो पेट्रोल पंप पे कैमरा लगा के डिटेक्ट करके उसको लाइव कैप्चर करके नंबर को उस व्हीकल की एज को पता लगाएंगे। तो आई थिंक एक पायलट प्रोजेक्ट उन्होंने इनिशिएट किया है, जिसके चलते फिर हो सकता है ये पैन इंडिया लेवल पे भी इसको फिर आगे हमें लगता है कि ये होते हुए देखने को मिल सकता है। नहीं नहीं, थोड़ा सा मतलब दुख तो होता है, लेकिन ये कि पोल्यूशन कंट्रोल और ऑल्टरनेट फ्यूल की तरफ सरकार की सोच है। और फ्यूल ही क्यों, मतलब फ्यूल लेस बना दीजिए गाड़ियों को। अब तो बैटरी वाली गाड़ियों की बातचीत हो रही है और हम देखते हैं कि जब जब दिल्ली में ईवी पॉलिसी की बातचीत होती है तब तक एमजीएल आईजीएल के शेयर में हमने गिरावट देखी है। एक व्यू रोहन जी आपसे चाहिए इस मुद्दे पर। अच्छा ठीक है, इस बीच जून में जीएसटी कलेक्शन के नंबर आ गए हैं और जीएसटी कलेक्शन 6.25% बढ़कर 1,85,000 करोड़ रुपए पर आया है। ईयर ऑन ईयर के फिगर हैं तो लगातार रोबस्ट कलेक्शन आ रहे हैं। हालांकि पिछले महीने के जो आंकड़े थे वो 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास के थे, मई के जो जीएसटी कलेक्शन के नंबर आए थे, और उसमें हमने देखा था कि 15-20% का उछाल आया था ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो कलेक्शन ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। रोहन जी, आप कैसे देख रहे हैं ये व्हीकल वाला स्पेस को? क्या गोइंग फॉरवर्ड जो कंपनीज ईवी पर फोकस करती दिखाई देंगी, क्या उन पर थोड़ा बुलिश होना चाहिए? ऐसा लगा शुरुआत में कि टाटा मोटर्स लीड ले लेगी, शेयर को हमने दौड़ते हुए देखा भी उसी बस पर 1250 रुपए शेयर गया, फिर वहां से ठंडा पड़ गया। तो आप इस लैंडस्केप्स को क्या आगे चेंज होते हुए देख रहे हैं? उसमें कोई दो राय नहीं है कि ईवी इज द फ्यूचर। आप वर्ल्ड की गाड़ियां देखिए, शाओमी, टेस्ला ऑफ कोर्स, और वहां पे दूसरी सब गाड़ियां देखिए तो पूरा रिवॉल्यूशन ऑटो में आ रहा है। जैसे मोबाइल में था तकरीबन 2010 में, 2010 के आसपास। पर यहाँ पे कौन लीड लेगा वो बहुत टफ है अभी के हिसाब से, जिस हिसाब से हमारा रिसर्च है। आई थिंक सो और नॉन लिस्टेड स्पेस में एमजी बहुत इंटरेस्टिंग स्पेस पे है, जो तकरीबन आईपीओ में भी इन ईयर और 2 आ सकता है। और महिंद्रा लिस्टेड स्पेस में, और लिस्टेड स्पेस टू व्हीलर्स में वी फील दैट टीवीएस मोटर्स इज अ क्लियर अनडिस्प्यूटेड लीडर। सो वहां पे महिंद्रा और लिस्टेड स्पेस में टीवीएस स्टिल। और ये आप देखो कि दिस इज ऑल्सो मार्केट भी दिखा रहा है जहां पे ऑटो इंडेक्स इतना टूटा है, पर टीवीएस मोटर एंड महिंद्रा इज एट ऑल टाइम हाई। सो दिस ऑल्सो सेज, पर ये दो कंपनीज बहुत बेहतरीन लग रही है। इस इलेक्ट्रिक व्हीकल की आपने बात की, टेस्ला की आपने बात की, और टेस्ला के तो इनफैक्ट जैसे पहली तारीख को महीने के भारत में हम देखते हैं ऑटो बिक्री के डेटा आते हैं। कल टेस्ला सेकंड क्वार्टर व्हीकल सेल्स फिगर भी जारी करने वाली है, तो इस पर और टेस्ला के स्टॉक प्राइस पर किस तरह का मूवमेंट पड़ता है उस पर नज़र ज़रूर रखेंगे ग्लोबल फ्रंट पर। लेकिन चलिए अब हमारे एक्सपर्ट से उनके बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड समझ लेते हैं। राजेश जी, बाजार में इस वक्त अगर आप देखेंगे इंडेक्स वाइज हम देख रहे हैं मिड कैप में हल्की फुल्की बाइंग मोमेंटम जरूर देखने को मिली है, लेकिन निफ्टी 25,550 के आसपास ही एक टाइट रेंज में कामकाज करता हुआ। बैंक निफ्टी की तस्वीर भी कुछ ऐसी ही नजर आएगी और स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज फ्लोज के चलते एक्शन जरूर है मार्केट में। बीटीएसटी कोई ट्रेड या एसटीबीटी? मानसी जी, बीटीएसटी के साथ ही जाएंगे। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी अच्छी है और जरूर इंडेक्स एक साइडवेज है, बट स्टॉक्स तो काफी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। पहला स्टॉक पसंद आ रहा है वो है जेएसडब्ल्यू एनर्जी। एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिख रहा है, तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी बीटीएसटी किया जा सकता है। अपसाइड टारगेट हमें लगता है 540 545 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब 520 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है पॉलिसी बाजार का। यहाँ पे करेक्शन के बाद अब अगर हम देखें तो पिछले स्पेशली आधे घंटे में देखें तो लोअर साइड से एक अच्छी रिकवरी
बनते हुए दिखी और स्टॉक डे हाई की तरफ ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है करेक्शन के बाद स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज को यहाँ पे डिफेंड करके एक अच्छा पुल बैक बना रहा है। कंटिन्यूटी हमें लगता है कल भी देखने को मिल सकती है। 1870 1880 के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस होना चाहिए 1820 के आसपास। तीसरा स्टॉक डेविस लैब भी हमें पसंद आ रहा है, फ्रेश ब्रेकआउट है और हमें लगता है ये ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री में फर्दर और कंटिन्यूटी रहेगी अप ट्रेंड की। 6950 के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस होना चाहिए 6840 के आसपास। शेयर्स बीटीएसटी के तौर पर राजेश जी ने हमें सुझाव दिए हैं और हाँ, बाजार में हम देख रहे हैं गिरावट में स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स हैं और एंट्री अपॉर्चुनिटी भी ढूंढनी चाहिए और इसी के चलते ये बीटीएसटी ट्रेड्स राजेश जी की तरफ से। अमरदेव सिंह जी, आपकी तरफ से कोई बीटीएसटी ट्रेड्स? इसमें बैंकिंग स्पेस से फेडरल बैंक को देखा जा सकता है बिकॉज यदि मैं चार्ट स्ट्रक्चर की बात करूं तो वो काफी स्ट्रांग और पॉजिटिव है और इसने एक मेजर ब्रेकआउट रिसेंटली दिया है 214 के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है और अच्छे वॉल्यूम्स पे सस्टेन कर रहा है। तो मैं ये मानता हूं कि स्टॉक में बाइंग की जा सकती है। 210 के नीचे का स्टॉप लॉस रखा जा सकता है फॉर एन अपसाइड टारगेट ऑफ 245। चलिए, बीटीएसटी ट्रेड फेडरल बैंक के चार्ट्स पर इस वक्त और अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला है। करीब 3% की तेजी पर यह स्टॉक 218 के स्तरों पर ट्रेड करता हुआ। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर रोहन, बाजार बंद होने से ठीक पहले आपका फंडामेंटल अप्रोच भी जानना चाहेंगे बिकॉज इस वक्त अगर आप देखें बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स के ही साथ क्वार्टरली अर्निंग्स से ठीक पहले बिजनेस अपडेट्स का आना शुरू हुआ है। क्रेडिट ग्रोथ सिनेरियोज, डिपॉजिट ग्रोथ सिनेरियोज पर आपका टेक, फंडामेंटल आउटलुक? Yeah, we are very bullish. 60% of the total outperformance है यहाँ पे हमारे डेटा के हिसाब से। इन द टॉप सेगमेंट में NBFCs आर मोर इंटरेस्टिंग और बहुत सारी टर्न अराउंड कंपनीज आ रही है। कंपनीज ऑन द नेम ऑफ L&T फाइनेंस, आदित्य बिरला कैपिटल, एक्सेट्रा। बट स्टिल वी फील दैट कंज्यूमर लोन और गोल्ड लोन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। और फाइनेंशियल सर्विसेज में स्पेसिफिकली एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हमको बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। सो ओवरऑल सेक्टोरियल भी देखे आज की जून तक के एंड में तो फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग हैज बीन एन क्लियर आउट परफॉर्मर, सो वेरी पॉजिटिव ऑन इट। रोहन, फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग और ऑफ कोर्स कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में भी जो है थोड़ी सी मोमेंटम हमने कल सेशन में देखा था, लेकिन आज जो है लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स में भी थोड़ी मोमेंटम आई है। SBI लाइफ इंश्योरेंस एक बार बात करते हैं। राजेश जी, एक बार SBI लाइफ इंश्योरेंस के चार्ट देखें, यहाँ पे भी अच्छी मोमेंटम आई है। वन ऑफ द टॉप गेनर्स भी है निफ्टी में, लगभग 1.5% ऊपर है, 1860 के लेवल्स पे। लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स देखें तो यहाँ पे एक पोजिशनल बेट लिया जा सकता है। बिल्कुल। तो शरद जी, यहाँ पे जिस तरीके का यहाँ पे प्राइस बिहेवियर है, एक अप स्लोपिंग चैनल में ही स्टॉक ट्रेवल करते हुए दिख रहा है, जो कि एक साइन है सस्टेन बाइंग का। और ये स्टॉक में एक आउट परफॉर्मेंस बना हुआ है पूरे इंश्योरेंस स्पेस में। अगर हम बाकी पीयर कंपनीज को भी देखें तो हमें लगता है यस, यहाँ पे 1920 तक की अपसाइड बिल्कुल यहाँ पे गोइंग फॉरवर्ड देखने को मिल सकती है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति रहेगी, बाय एंड एक्यूमुलेट की रादर स्ट्रेटेजी रहेगी। स्टॉप लॉस होगा करीब 1830 के आसपास। टारगेट होंगे 1900 1920 तक के। ठीक है, 1900 1920 1920 तक के टारगेट होंगे SBI लाइफ में। SBI लाइफ हो या फिर HDFC लाइफ, ये दोनों निफ्टी के स्टार परफॉर्मर रहे हैं। अगर हम इस साल की पहली छमाही की बात करें तो यानी कि जनवरी से जून के दौरान ये स्टॉक जबरदस्त रफ्तार से दौड़े हैं और सबसे तेज रहा है BL, जिसमें कि हमने करीब 50% के आसपास के रिटर्न देखे हैं, यानी कि ये शेयर हो गया है करीब 1.5 गुना। और आज भी हम BL में देख रहे हैं कि बढ़िया स्ट्रेंथ है, लगातार चौथे सत्र में ये शेयर चल रहा है 2 दिनों के छोटे से ब्रीदर के बाद, और आज रिकॉर्ड हाइस पर भी पहुंचा है। 435 रुपए 36 रुपए का आज इसने हाई बनाया है इंट्राडे में। चलिए बाजार के अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे और आज पूरा का पूरा दिन निकल गया एक छोटे से दायरे में। निफ्टी का माहौल जो रहा बहुत ही लैकलस्टर रहा। कल की गिरावट के बाद आज कोई मतलब अटेम्प्ट भी नहीं हुआ, मतलब कोई वॉलेटिलिटी खास रही नहीं। 25,500 नीचे नहीं टूटा, 25,600 ऊपर पार नहीं हुआ और 90-95 अंकों की रेंज में आज निफ्टी सिमट के रह गया। निफ्टी बैंक की बात करें तो थोड़ी सी हमने वॉलेटिलिटी देखी निफ्टी में, लेकिन रेंज उसकी भी डिफाइंड थी। 350-400 अंकों के आसपास की रेंज आज निफ्टी बैंक की थी। आखिरकार 140 अंकों की तेजी पर निफ्टी बैंक बंद होने जा रहा है। सेंसेक्स की बात करें तो 60 अंकों की हल्की सी तेजी आपको दिखेगी। एडवांस डिक्लाइन रेशियो
लास्ट में जाते जाते थोड़ा सा बेहतर तो हुआ है, क्योंकि 1390 शेयर आप देखिए एनएसई पर डिक्लाइंस वाले हैं और 1347 शेयर आज एडवांसेस वाले हैं। एडवांसेस में अगर हम निफ्टी की बात करें, अपोलो हॉस्पिटल, इसमें जो रिस्ट्रक्चरिंग की खबर आई कि अपनी डिजिटल हेल्थ और फार्मेसी वाले कारोबार को अलग करके डीमर्ज करके उनको अलग से लिस्ट कराएंगी, उसके चलते अपोलो हॉस्पिटल में वैल्यू अनलॉकिंग की उम्मीद में तेजी दिखी। रिलायंस के शेयर ने बाजार को सपोर्ट करने का काम किया, क्योंकि आज इस पर अच्छी रिपोर्ट आई थी और 1800 रुपए के टारगेट आए थे ब्रोकरेजेस की तरफ से, तो ये शेयर चला 2% ऊपर। SBI लाइफ, एशियन पेंट्स, जियो फाइनेंस कुछ और शेयर रहे जहां पर हमने 1% से ज्यादा की तेजी दिखी। लेकिन आज कंजम्पशन और रिटेल वाले शेयरों पर दबाव दिखा। नेस्ले करीब 2% टूटा। इसके अलावा ट्रेंट में, इटर्नल में हमने 1% से ज्यादा की गिरावट देखी। अगर हम दिग्गजों की बात करें तो TCS, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक में 1 से 2% के आसपास की आज के सत्र में हमने गिरावट देखी। तो IT वाला शेयर आज थोड़ा सा फीका रहा। TCS का शेयर करीब 1% की गिरावट के साथ बंद होने जा रहा है। IDFC फर्स्ट बैंक आज वायदा का टॉप गेनर रहा, करीब 5-5.5% के आसपास की तेजी के साथ। और इसके अलावा लॉरस लैब्स, CSC कुछ और शेयर रहे जहां पर हमने आज बढ़िया तेजी होती हुई देखी है। लेकिन आज कैब्रियल के शेयर में गजब की तेजी रही है, वहां पर रिस्ट्रक्चरिंग की जो खबर आई उसके चलते। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो RBL बैंक में 4 से 5% की तेजी रही। ब्लू स्टार का शेयर भी 4% ऊपर बंद हुआ। तो कुल मिला जुला के बाजार रहा साइडवेज, कंसोलिडेशन हो रहा है, नए ट्रिगर्स का इंतजार है। ट्रिगर्स होंगे कंपनियों की अपडेट, टैरिफ को लेकर कुछ अनाउंसमेंट और उसके बाद तिमाही नतीजे। अब वहां तक ऐसा लग रहा है कि नहीं, बाजार अब धीरे धीरे करके इसी तरह का मूव्स दिखाता रहेगा। देखते हैं कि आज FIs के नंबर कैसे आते हैं। 2 दिनों की बाइंग के बाद कल तो बिकवाली के आंकड़े आए थे, क्या ट्रेंड रिवर्सल वहां पर होता है उस पर नजर निश्चित तौर पर रहेगी। लेकिन चलिए इस शो को फिलहाल यहीं पर समाप्त करेंगे। राजेश जी, अमरदेव जी, आपका बहुत शुक्रिया आज हमें समय देने के लिए। फिलहाल मानसी को, शरद को और मुझे आप दीजिए इजाजत। एक छोटे से ब्रेक के बाद कराएंगे आपकी हम कल की तैयारी। आप कहीं जाइएगा नहीं। नमस्कार। नमस्कार। Presented by Canara Bank. Together we can. स्टार्टअप से इकोनॉमी को रफ्तार, स्टार्टअप इंडस्ट्री फुल चार्ज। बिजनेस वर्ल्ड में स्टार्टअप